ही डर के हम, ये कोई रास्ता नहीं। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा 100 बात की इस बात पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कच्चा चिट्ठा में आज एक बड़ा सवाल, पीएफआई का टारगेट क्या प्रधानमंत्री मोदी है? दरअसल पुलिस के मुताबिक पटना से गिरफ्तार पीएफआई के सदस्य अतहर परवेज और जलालुद्दीन इस कॉन्स्पिरेसी को अंजाम देने में लगे हुए थे, लेकिन आईबी ने साजिश का पर्दाफाश कर दिया और पटना पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। अब तफ्तीश में एक से बढ़कर एक खतरनाक प्लान डिकोड हो रहे हैं। कच्चा चिट्ठा में आज हम सबसे पहले इसी खबर पर बात करने वाले हैं, क्योंकि 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने की साजिश का बहुत बड़ा आरोप लगा है। इस प्लानिंग का सच क्या है, सबूत क्या है, इस बड़ी साजिश की बड़ी तहकीकात इस स्पेशल रिपोर्ट में जरूर देखिए। मोहम्मद जलालुद्दीन, अतहर परवेज, पटना पुलिस के हत्थे चढ़े इन दोनों संदिग्ध आरोपियों ने पूछताछ में बहुत बड़ी साजिश से पर्दा उठाया है। साजिश बहुत गहरी थी, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि 12 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री खुद बिहार की राजधानी में आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा एजेंसियों को अहम कामयाबी हाथ लग गई। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री को पटना आना था, सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना थी। इस बाबत आईबी ने बिहार पुलिस को डिटेल दी और एनआईए ने बिहार पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की और पटना की फुलवारी शरीफ की इस बिल्डिंग से गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया। यह अहमद पैलेस है जलालुद्दीन का, जो झारखंड पुलिस में एएसआई हुआ करते थे और रिटायर होने के बाद वो यहाँ पर अपना मकान बनाए हैं। इसी के ऊपरी तल्ले पर अतहर बिहार और बिहार के बाहर से लोगों को बुलाकर देश विरोधी गतिविधि के लिए ट्रेंड करता था। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यह अहमद पैलेस है और यहीं पर ट्रेनिंग होती है। न्यूज 18 संवाददाता चंद्रमोहन को सूत्रों से जानकारी मिली है कि पुलिस और एनआईए की जांच में पटना एयरपोर्ट के करीब कुछ कॉपर वायर का कवर मिला है, जिसकी जांच की जा रही है, क्योंकि एयरपोर्ट की बाउंड्री के पास तक कॉपर वायर का कवर मिलना संदिग्ध माना जा रहा है। जांच एजेंसियों को शक है कि एयरपोर्ट तक ब्लास्ट कराने के लिए तार पहुँचाने की कोई साजिश तो नहीं रची गई थी। दोनों संदिग्धों के तार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई से जुड़े हैं। पुलिस के मुताबिक ये साजिश हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को खंड खंड करने वाली है, क्योंकि ये मिशन 2047 पर काम कर रहे थे। इस साजिश को 25 साल बाद यानी 2047 में हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए रचा गया था। ये साजिश कितनी बड़ी और खतरनाक मकसद के लिए रची गई थी, इसे आप इन दोनों साल के डिजिट से डिकोड कर सकते हैं। पहला है 1947, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ और आजादी के 100 साल पूरे होने पर यानी 2047 में ये भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के खतरनाक मिशन पर काम कर रहे थे कि 2047 में भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने के लिए दूसरे संप्रदाय के अगेंस्ट विद्वेष पैदा करना और दूसरे देशों जैसे टर्की और पाकिस्तान की मदद लेकर के भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ना जैसी बातें हैं। याद कीजिए वो ऐतिहासिक तारीख 15 अगस्त 1947, जब संसद में देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी के प्रतीक ब्रिटिश झंडे को उतारकर भारत का तिरंगा फहराया था।
इसके बाद देश के संविधान बनाने वालों ने भारत को पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनाने की नींव रखी थी, जहां सबको धार्मिक आजादी मिली, उपासना की स्वतंत्रता मिली। लेकिन पीएफआई के इस मिशन 2047 में उसे तार-तार करने का षड्यंत्र बनाया था। ये साजिश तब और बड़ी बन जाती है जब दोनों संदिग्ध आरोपियों के तार पीएफआई से जुड़े बताए जाते हैं, क्योंकि पीएफआई की सोच उसके कर्नाटक विंग के सदस्य और खजांची शाहिद नासिर को सुनकर शीशे की तरह साफ हो जाती है। हमारी जो लड़ाई है अंग्रेजों के गुलामों के साथ हमारी लड़ाई है। 1947 तक जिस तरीके से गोरों के साथ लड़के यहाँ से मुझसे भगाए थे, आने वाले दिनों में ये वही ब्राह्मण गोरों को भी इंडिया से इंशाल्लाह हम भगाएंगे। एक पर हमला, सब पर हमला। आज पॉपुलर फ्रंट के ऊपर हमला हुआ है, कल मस्जिद कमेटी का अकाउंट साफ करने के लिए ये लोग आएंगे, कल हमारे स्कूल का, हमारे कॉलेजेस का अकाउंट ये चेक करने आएंगे। आज हम सबसे पहले हमला सहने के लिए रेडी हैं। जब तुम पर आएगा तुम सह नहीं सकेंगे। आज भी वक्त है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ ठहरो और जो है मुल्क से जो है अनारकी को और परिवार को खत्म करने के लिए हाथ जोड़कर आगे बढ़े। आईबी की सूचना पर पटना पुलिस ने पीएफआई सदस्य मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज को फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार किया है। संदिग्धों के पास से पुलिस को पीएफआई का झंडा, बुकलेट, आपत्तिजनक पर्चे और कई संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं ये पीएफआई का झंडा है। साथ ही लोगों को जो मेंबर बनाया जा रहा था उसकी भी पूरी लिस्ट यहाँ पर मौजूद है और एसडीपीआई का यहाँ पर पेपर मिला है। साथ ही जो बाहर से आने वाले लोग थे उनके भी कई कागजात यहाँ पर मिले हैं। जाहिर सी बात है पुलिस छापेमारी के बाद पूरी तरीके से तहकीकात में जुटी है, तो वहीं जो एनआईए है, एटीएस है, वो भी पूरे मामले की जांच कर रही है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं एसडीपीआई बिहार का ये कार्ड है, गेस्ट का कार्ड है, जो आमतौर पर लोग जो बाहर से आते थे उनके लिए तैयार किया जाता था और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। इन्हीं दस्तावेजों में वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी मिला है जिसे इंडिया 2047 का नाम दिया गया है। इस डॉक्यूमेंट में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि 2047 तक भारत में इस्लामी राज कायम करना है। इसमें यह भी लिखा है कि पीएफआई में अगर 10% मुस्लिम भी जुड़ जाएं, तो वो बहुसंख्यकों को घुटने के बल पर ला सकते हैं और भारत में इस्लाम का पुराना गौरव वापस पा सकते हैं। यानी इतनी जहरीली सोच के साथ पटना में बहुत कुछ हो रहा था, वो भी एक रिटायर्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर के घर में। मोहम्मद जलालुद्दीन झारखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर रह चुका है और अब पीएफआई का सक्रिय सदस्य है। वहीं दूसरा आरोपी अतहर परवेज आतंकी संगठन सिमी का सदस्य था। सिमी पर बैन लगने के बाद वो पीएफआई से जुड़ गया था और उनकी राजनीतिक विंग एसडीपीआई के लिए काम करता था। यही नहीं, जांच में पुलिस को पता चला कि अतहर आतंकी गतिविधियों में गिरफ्तार हुए अभियुक्तों का बेलर रहा है। 2001 से लेकर 2013 तक कई आरोपियों की जमानत करवाई है। किसी टारगेट की कोई जानकारी मुझे नहीं है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूरा मकसद क्या था, पूरी कार्रवाई किस मकसद से यहाँ पर लोग जुटते थे, कार्यालय चलाने का क्या औचित्य था, उन सारे बिंदुओं पर अभी अनुसंधान की कार्रवाई हो रही है। जब अनुसंधान होगा, बातें निकाली जाएंगी, तथ्य सामने आएंगे, उनका वेरिफिकेशन होगा, पूछताछ होगी, न्यायालय में बयान होंगे, तो एक पुख्ता जानकारी मिल सकती है। अभी कुछ भी कह पाना कि उनकी किस तरह की फ्यूचर की योजना थी या क्या था, अभी ये कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी। अब तक पुलिस ने 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। ये सभी नामजद एफआईआर है। 26 नामजद आरोपियों में पटना, दरभंगा और सीमांचल इलाके के लोग शामिल हैं। आरोप है कि ये सभी लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। पुलिस को आरोपियों के पास से पीएफआई की वो लिस्ट भी मिली है जिसमें कब कितने लोगों को पीएफआई से जोड़ना है, संस्था का मेंबर बनाना है, उसका टारगेट है। इसमें फॉर्म और सदस्य बनाए गए लोगों की पूरी डिटेल्स है। पटना के फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार जलालुद्दीन और अतहर से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। पुलिस ने बताया है कि ये दोनों संदिग्ध आतंकवादी पिछले कुछ समय से पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में आतंक की पाठशाला चला रहे थे।
पुलिस के मुताबिक अतहर परवेज मार्शल आर्ट और शारीरिक शिक्षा देने के नाम पर मोहम्मद जलालुद्दीन के एनजीओ को चला रहा था, ठीक उसी तरह जैसे पीएफआई युवाओं को मार्शल आर्ट सिखाती है। पटना पुलिस के मुताबिक अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन दोनों एनजीओ के नाम पर आतंक की फैक्ट्री चला रहे थे, जिसका सीधा मकसद भारत के बहुसंख्यकों के खिलाफ मुस्लिमों को भड़काना और उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग देना है, ताकि दक्षिणी भारत की तरह उत्तर भारत में भी यूनिटी मार्च के नाम पर अपना शक्ति प्रदर्शन कर सके। पटना पुलिस के मुताबिक मोहम्मद जलालुद्दीन अतहर परवेज के साथ मिलकर ऐसे लोगों पर नजर रखता था जो गरीब हो, अशिक्षित हो। उन्हें मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज मार्शल आर्ट के नाम पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते थे। पुलिस के मुताबिक इन्होंने हाल में 6 और 7 जुलाई को बिहार, तमिलनाडु, झारखंड और पश्चिम बंगाल से आए ऐसे ही युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी थी और इस काम के लिए दोनों संदिग्ध आरोपियों को पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की समेत कई इस्लामिक देशों से फंडिंग हुआ करती थी। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग में आने वाले किसी भी आदमी की पहचान जाहिर ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा गया था, क्योंकि जांच एजेंसियों को यह भी पता चला है कि जलालुद्दीन और अतहर के पास ट्रेनिंग लेने वाले लोग अपना नाम बदल कर आते थे, रहते थे और ट्रेनिंग लेने के बाद अपने ठिकाने पर लौट जाते थे, क्योंकि उनका असली मकसद इंडिया 2047 को अंजाम तक पहुंचाना था। आजादी के 100 साल बाद भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना था, लेकिन वक्त रहते इस साजिश का पर्दाफाश हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस से जुड़ी हुई, जिसने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की साजिश रची है। खबर है कि आतंकी संगठन पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से बौखला हुआ था और इसीलिए इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस की तरफ से जारी मैगजीन के फ्रंट पेज पर पीएम मोदी की खून से सनी तस्वीर छापी गई थी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। दरअसल खुरासान आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस से ये जुड़ी हुई जानकारी जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किस तरह से फैलाने की तैयारी थी, उसकी साजिश थी, उसका खुलासा हुआ है। जानकारी है कि आतंकी संगठन पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी से बौखलाया हुआ था और इसीलिए इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस की तरफ से ये मैगजीन एक जारी हुई, जिसके फ्रंट पेज पर, मुख्य पन्ने पर पीएम मोदी की खून से सनी हुई तस्वीर छापी गई थी। मकसद साफ इस बात से समझा जा सकता है। 141 दिनों पहले जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर पहला हमला किया था, तब दुनिया में किसी ने नहीं सोचा था कि यूक्रेन 5 महीनों तक रूस का मुकाबला करता रहेगा। युद्ध इतना लंबा खींचेगा कि लोग परेशान हो जाएंगे और इसका सेटबैक पूरी दुनिया को लगेगा और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? पुतिन की यूक्रेन विजय की ख्वाहिश पर ब्रेक कौन लगा रहा है? ज़ेलेंस्की को यूरोप और अमेरिका से ऐसा क्या मिल रहा है जिसके दम पर यूक्रेन की फौज न सिर्फ रूस की सेना को टक्कर दे रही है, बल्कि कहीं कहीं तो रूस के ठिकानों पर बड़े बड़े अटैक भी कर रही है। इस वीडियो की क्वालिटी को लेकर आपके सवाल वाजिब हैं, लेकिन यह दिखाना बहुत जरूरी है ताकि इतनी लंबी लड़ाई अब तक कहां पहुंची है समझा जा सके। बहुत गौर से देखने की जरूरत है। ये खेरसॉन है। यूक्रेन की आर्मी की गाड़ी तेज रफ्तार से रूस की सेना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए निकलती है। ज़ेलेंस्की की ये सेना आगे बढ़ती है। बिछी हुई माइंस को नाकाम करती है और फिर एक ऐसे घर में घुस जाती है जहां ताजा रूस की फौज ने हमला किया था।
की सेना को यहाँ पुतिन के जवानों के पासपोर्ट मिलते हैं, उनकी राइफलें मिलती हैं, उनकी दवाइयों का बैग मिलता है। ये खेरसॉन का इलाका है, वही खेरसॉन जिस पर कभी पूर्ण कब्जे का दावा पुतिन ने किया था। वही खेरसॉन पुतिन के हिट लिस्ट में है। इस वक्त यूक्रेन के 2 टॉप के शहर रूस के गोलों से दहल रहे हैं, मारियोपोल और खेरसॉन। यूक्रेन की सेना इतनी लंबी लड़ाई के बावजूद रूस की सेना से किस कदर लोहा ले रही है, ये तस्वीरें देखिए, आप खुद तय कर लेंगे। ये रूस की फौज का हथियारों का भंडार है जो धमाकों से दहल गया है। आग के उठते शोले यूक्रेन के सिपाहियों के जज्बे की गवाही है। यूक्रेन की आर्मी का कहना है कि ये रॉकेट स्ट्राइक थी। यूक्रेन के जवानों के खौलते जोश को देखा आपने, लेकिन यहाँ ग्राउंड जीरो को समझना होगा, क्योंकि सिर्फ लड़ते रहना हल नहीं है, सिर्फ मरते रहना हल नहीं है। रूस इस वक्त जबरदस्त प्रहार कर रहा है। पुतिन के जोरदार हमले उनकी उकताहट बता रहे हैं कि वो जल्द से जल्द अब यूक्रेन वॉर का चैप्टर क्लोज करना चाहते हैं। रूस की सेना का ये वीडियो देखिए। यूक्रेन अगर रूस की आर्मी पर अटैक कर रहा है तो रूस ठीक उसी वक्त यूक्रेन के शहरों को मलबे में ढेर बना रहा होता है। रूस की फौज ने इस वीडियो पर कहा कि उसने हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के कई आर्मी के ठिकानों पर अटैक किए गए हैं। The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation in Ukraine. High-precision Iskander land-based missiles near Berezan in Odessa region have destroyed launchers of the US-made Harpoon anti-ship missile system. In addition, high-precision weapons used by Russian aerospace forces have destroyed 12 areas of Ukrainian manpower and military equipment concentrations, 4 ammunition depots of the 79 Airborne Assault Brigade near Matveevka-Nikolaev region, and Ukrainian armored vehicle repair and recovery facility near Seversk. अब यहाँ 2 सवाल हैं। पहला, इतने दिनों बाद यूक्रेन की ओर से ऐसा प्रहार जंग लंबी खींचेगी, ऐसा लगता है। दूसरी ओर है पुतिन का प्रचंड प्रहार, जिसकी तस्वीरें आपने देखी। सवाल अब यहाँ से कहां, रूस यूक्रेन युद्ध का अंत क्या होगा? 150वें दिन के करीब पहुंचने वाली इस लड़ाई का क्या होगा? बस कुछ दिनों पहले खबर हमने दिखाई थी कि कैसे ज़ेलेंस्की की सेना के पास हथियार और बारूद की कमी होने लगी है। हमने आपको ये भी बताया था कि कैसे यूक्रेन अमेरिका और यूरोप से लगातार हथियार देने की मांग कर रहा है, और अब यूक्रेन की सेना की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसे देखकर लगता है ज़ेलेंस्की को जोश मिल रहा है। जोश मतलब हथियार। ये तब है जब पुतिन खुलेआम अमेरिका व यूरोप कह चुके हैं कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद हो। पुतिन इसके बुरे परिणाम की धमकी भी दे चुके हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की को सप्लाई शुरू है और ये तस्वीरें इसके गवाह हैं। यूक्रेन की फोर्स पुतिन की फोर्स को कड़ी टक्कर दे रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को सुनिए। Божевільні пропагандисти показали десь в своїх ефірах російський або радянський прапор на руїнах. Іншої відповіді просто немає. Для всіх у світі, і я впевнений, для всіх недурних людей в самій же Росії зрозуміло, що Україна переможе. Це лише питання часу. Це питання, на жаль, втрат, яких ми зазнаємо, передусім людей. Це питання сучасної зброї, яку ми маємо отримати і обов'язково отримаємо. ज़ेलेंस्की को सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि भले ही रूस यूक्रेन पर जीत की राह पर बढ़ने का दावा करता रहा हो, ग्राउंड पर रूस के लिए राह अब भी आसान नहीं दिख रही। यूक्रेन की सेना मौका मिलते ही पलटवार करती है। 140वें दिन के ऊपर पहुंची जंग का अब तक नतीजा समझना बहुत जरूरी है। रूस के हिस्से क्या आया और यूक्रेन कितने दिनों तक रूस के सामने टिकेगा? इन दोनों सवालों का जवाब आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़ों को आपके सामने रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जंग में सबसे ज्यादा जख्मी किसी मुल्क का आम आदमी होता है। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 90 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। ये जानकारी संयुक्त राष्ट्र ने दी है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि हर दिन 100 यूक्रेन वासी युद्ध की बलि चढ़ रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने 24 फरवरी से 6 जुलाई के बीच 36,500 रूस के सैनिकों को मार गिराया है। यूक्रेन के आंकड़ों को मानने ना मानने का यहाँ सवाल नहीं है, सवाल है कि युद्ध की दिशा और दशा का।
क्योंकि दुनिया हमेशा अंगीठी पर बैठी नहीं रह सकती। इस भीषण युद्ध में यूक्रेन के कई शहरों में खामोशी छा गई है। ये पसरा हुआ सन्नाटा आज का यूक्रेन है। शहर दर शहर सपनों के आशियाने उजड़ गए हैं। कोई बेघर है, किसी का परिवार ही नहीं रहा। लेकिन जंग अब भी किसी अंजाम तक पहुंचती नजर नहीं आ रही। यूक्रेन कहता है कि हमने रूस का इतना नुकसान कर दिया है जितना पुतिन सोच भी नहीं सकते। टैंक 1600, कॉम्बैट आर्मर्ड व्हीकल्स 3789, आर्टिलरी सिस्टम 812, MLR सिस्टम 247, एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर 107, वॉरप्लेन 217, हेलीकॉप्टर 187, फ्यूल टैंक ट्रक 153। यूक्रेन की रूस को नुकसान पहुंचाने वाली लिस्ट का रूस पर कोई असर नहीं दिखता। इसमें सिर्फ ज़ेलेंस्की की सेना की काबिलियत और अमेरिका यूरोप से कीव पहुंच रहे हथियारों की डिटेल दिखती है, जिसके दम पर ज़ेलेंस्की रूस का इतना भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल हालात क्या है कीव में, जहां फिर से विदेशों के दूतावास बंद हो रहे हैं। जंग की बदली कीव के आसमान पर दिनों दिन गहरी होती जा रही है। आने वाले दिनों में कीव पर हमले तेज होने तय हैं। रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में अपना कब्जा और मजबूत किया है। सेवरोडोनेट्स्क शहर पर पूरी तरह रूस का कब्जा है। यूक्रेन के पूर्वी इलाके के बाद रूस ने लगभग पूरे लुहांस्क प्रांत पर कब्जा कर लिया है। मारियोपोल पर रूस की सेना पहले भी कब्जा कर चुकी है। माना जा रहा है कि पूरे डोनेस्क प्रांत पर कब्जा करने तक रूस का ये विनाशकारी अभियान जारी रहेगा। लुहांस्क और डोनेस्क दोनों ही प्रांतों को मिलाकर डॉनबास इलाका बनता है, लेकिन ये कब तक होगा किसी को पक्के तौर पर पता नहीं। इस बीच जंग जारी है। कभी यूक्रेन का पलड़ा भारी तो कभी रूस का पलड़ा भारी। दोनों एक दूसरे के सैनिकों को अपनी गोलियों का निशाना बना रहे हैं। असल में रूस यूक्रेन जंग अपने आप में अकेली है। इसकी किसी भी जंग से तुलना नहीं की जानी चाहिए। इस जंग के दोनों किरदार, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का फंडा बिल्कुल क्लियर है, झुकेगा नहीं। ऐसे में जंग के अलावा रास्ता ही क्या बचता है। लेकिन जो जंग शुरू हुई है वो जरूर खत्म होगी। जंग के पास अनंत काल तक जीवित रहने की ताकत नहीं होती, उसे खत्म होना ही होता है। अब सवाल है युद्ध कैसे खत्म होगा, कौन करेगा पहल, ज़ेलेंस्की, पुतिन या कोई एजेंसी। और इस दिशा में क्या यूक्रेन रूस चल भी रहे हैं। हम आपको वो 5 विकल्प और वजहें दिखाते हैं जिनके जरिए युद्ध का अंत किया जा सकता है। विकल्प नंबर 1, एक पक्ष झुक जाए और समझौता कर ले। ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन की सेना के सामने कुछ भी नहीं, लेकिन ज़ेलेंस्की सरेंडर करने से रहे। अब आते हैं जंग की अंत के विकल्प नंबर 2 पर। दोनों पक्ष युद्ध के खर्च से थक कर समझौता कर लें, क्योंकि रूस को भी भारी नुकसान हो रहा है और यूक्रेन का तो खैर इतना हो चुका है नुकसान कि उसे तत्काल पुनर्निर्माण के लिए 750 अरब डॉलर की जरूरत है। तीसरा विकल्प यह है कि पुतिन चूंकि इसे फुल फ्लेज्ड युद्ध नहीं, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन मानते हैं, लिहाजा एक तरफा बंद करने का ऐलान कर दें। चौथा विकल्प यह है कि ज़ेलेंस्की अगर पीछे हट जाए, लेकिन अगर ज़ेलेंस्की बैक फुट पर आते हैं तो शांति का फैसला रूस की शर्तों पर होगा। फैसला ज़ेलेंस्की को एक ऐसा राष्ट्रपति बना देगा जिसने न सिर्फ जंग हारी बल्कि देश का बड़ा हिस्सा भी गंवा दिया। इसलिए ज़ेलेंस्की के बैक फुट पर आने के चांस कम है और युद्ध जारी रह सकता है। पांचवा विकल्प है पुतिन रूस में कमजोर पड़ जाए, क्योंकि उनकी बीमारी को लेकर बराबर आशंकाओं वाली खबर आती रहती है। लेकिन फिलहाल पुतिन स्वस्थ दिख रहे हैं और इस आलम में पुतिन किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि पुतिन का पीछे हटने का मतलब है हार, जो पुतिन को बेहद कमजोर बना सकती है। इन सारी परिस्थितियों में युद्ध के खत्म होने के आसार भी दिखते हैं और ऐसा हो पाना मुश्किल भी दिखता है। सवाल फिर वही खड़ा हो सकता है कि ये जंग कब रुकेगी। Price cap on Russian oil is one of our most powerful tools to address the pain that Americans and families across the world are feeling at the gas pump and the grocery store right now. A limit on the price of Russian oil. जब ग्लोबल विलेज का दौर हो तो रूस यूक्रेन अपनी सीमाओं तक कैसे सिमटे रह सकते हैं, इसके नतीजे अब सामने आने लगे हैं। यूक्रेन से दुनिया को गेहूं सप्लाई वाली चेन गड़बड़ हो गई है और रूस से तेल गैस सप्लाई वाली चेन काटने से भयंकर समस्या हो गई है। दुनिया भर के एक्सपर्ट एक सुर में कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया भर में महंगाई का खतरा उत्पन्न हो गया है।
इकोनॉमी कोरोना के बाद रिकवरी दिखा रही थी। युद्ध की वजह से रिकवरी खतरे में पड़ गई है। दुनिया में भूख और गरीबी का खतरा पैदा हो गया है। लिहाजा वार्ता तुर्की में हो या कहीं और, यूक्रेन की जनता चाहती है लड़ाई बंद हो, क्योंकि इस आग में सबसे ज्यादा आम आदमी जल रहा है, जो शांति से जमीन पर जीना चाहता है। उसके सपने यूक्रेन या रूस की गद्दी नहीं है, उसके पास सिर्फ गद्दा है, जिस पर यूक्रेन का आम आदमी गहरी नींद सोना चाहता है, क्योंकि अब बहुत हुआ युद्ध। और बाइडेन के पीछे जेम्स बॉन्ड, सुनने में ये आपको अजीब जरूर लगेगा, लेकिन चाइना का जेम्स बॉन्ड बाइडेन के पीछे लग चुका है। ये सब कुछ शी जिनपिंग के ऑर्डर पर हो रहा है और वो ये डंके की चोट पर कह रहे हैं। पिछले 48 घंटों में बाइडेन ने अपनी फौज को जितने भी ऑर्डर दिए, उसकी जानकारी चीन को मिल चुकी है और यही वजह है कि अमेरिका के हर बड़े मिशन पर अब चीन की नजर है। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको चीन की दादागिरी के दो बड़े सबूत साफ साफ नजर आ जाएंगे। समंदर में ऐसे घमासान की तस्वीरें आपने युद्धाभ्यास में देखी होंगी, लेकिन अब ये बहुत जल्द असलियत बन सकती है, क्योंकि चीन और अमेरिका अब खुल्लम खुल्ला आमने सामने आ गए। यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद अब चीन और अमेरिका की बड़ी टक्कर हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो ये जंग विश्व युद्ध में बदल जाएगी। इसका सबसे बड़ा खतरा नजर आने लगा है। चीन और अमेरिका के बीच ताजा टेंशन क्यों पैदा हुई है, अब इसे बहुत गौर से समझिए। इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका से बहुत ही खतरनाक जंगी जहाज, जिसे दुनिया आर्लेक बर्ग क्लास के नाम से पहचानती है। ये आर्लेक बर्ग क्लास का डिस्ट्रॉयर यूएसएस बेनफोल्ड है और चीन की दक्षिणी थिएटर कमांड ने इसकी एक तस्वीर जारी की। इस तस्वीर में चीन का दावा है कि उसने अमेरिका के यूएसएस बेनफोल्ड को अपनी समुद्री सीमा से खदेड़ दिया। इस फोटो में चीन के टाइप 54 फ्रिगेट पर एक नौसैनिक रेंज फाइंडर के जरिए अमेरिका के जहाज यूएसएस बेनफोल्ड को चेक कर रहा है। चीन का दावा है कि अमेरिका का ये समुद्री दैत्य उसके समुद्री इलाके में घुसपैठ कर चुका था, जिसके बाद उसे वार्निंग देकर खदेड़ दिया गया। यानी समंदर में चीन और अमेरिका के जंगी जहाजों का एनकाउंटर अब होने लगा है। लेकिन गनीमत है कि सब कुछ वार्निंग देकर ही खत्म हो जाता है। रॉकेट, मिसाइल या किसी और हमले की नौबत नहीं आ रही, लेकिन हालात बहुत गंभीर हैं। चीन के इस दावे को लेकर पूरी दुनिया में खबरें छप रही हैं। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। चीन तो यहां तक कह रहा है कि उसने अमेरिका के जहाज को डराकर भगा दिया, और ये चाइनीज नेवी का बढ़ता हुआ आत्मविश्वास दिखा रहा है कि वो अमेरिका का मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार है। China's disruptive and destabilizing actions threaten to undermine our values, our interests, and our shared conviction that all states should be free to choose their own paths without coercion or intimidation. So today we'll discuss several ways that we could be working to uphold a free and open Indo-Pacific. अब चीन और अमेरिका के एनकाउंटर की टाइमिंग देखिए, क्योंकि इससे आपको इन दोनों के बीच युद्ध का खतरा और उसके बढ़ते तापमान का अंदाजा लग जाएगा। ये एनकाउंटर शिंजो आबे की हत्या से बढ़े तनाव के बाद हुआ है। ये एनकाउंटर ऐसे वक्त हुआ है जब प्रशांत महासागर में रिम्पैक्ट युद्धाभ्यास हो रहा है, जिसमें 26 देशों की नौसेनाएं शामिल हैं और इसमें भारत भी है। ये एनकाउंटर क्वाड को लेकर उस खतरे का भी जवाब है जिसे चीन बहुत करीब से महसूस कर रहा है।
Prime Minister Abe was such a significant leader in Japan, but much more than that, he was a leader for our region, as you said, in promoting a free and open Indo-Pacific. And the work that he did in helping to establish the Quad, but also engaging in the TPP has been really important. यूक्रेन युद्ध के दौरान दो बड़ी पावर्स के बीच ऐसी समुद्री मुठभेड़ डराने वाली बात है। इससे पहले मई के महीने में भी अमेरिका के मिसाइल क्रूजर यूएसएस पोर्ट रॉयल ने शी जिनपिंग के फेवरेट समुद्री गलियारे में घुसपैठ कर दी थी। और ये ऐसे वक्त हुआ था जब करीब में चीन की नौसेना युद्धाभ्यास करके अपने बंदरगाह पर लौट रही थी। तब भी इस खबर की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। अमेरिका के इस डेयरिंग हरकत पर वर्ल्ड हेडलाइंस छपी। बताया गया कि कैसे अमेरिका के एक जहाज ने चीन को गुस्सा दिला दिया है। तब चीन ने कहा था कि आइंदा ऐसा हुआ तो अमेरिका को सबक सिखाया जाएगा। ये पूरा इलाका चीन की दक्षिणी थिएटर कमांड के तहत आता है। चीन का कहना है कि ऐसा करके अमेरिका चीन को कम आंक रहा है, उसकी संप्रभुता पर वार कर रहा है, जिसके बहुत ही खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। 不承认该裁决，不接受任何基于该裁决的主张和行动，这正是践行国际法治的体现。中方这一立场得到国际社会的广泛理解与支持。 चीन के चैलेंज का सामना करने के लिए अमेरिका ने अपने दो तरह के बड़े वॉरशिप प्रशांत महासागर में तैनात किए हुए हैं। एक है तिकोनदेरोगा, जो एक मिसाइल क्रूजर है, जबकि दूसरा है आर्लेक-बर्ग क्लास का डिस्ट्रॉयर। इन दोनों का काम करीब करीब एक जैसा है, बस कद काठी और नाम का फर्क है। इन दोनों वॉरशिप का आसपास होना भी किसी दुश्मन के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। नंबर के मामले में चीन भले अमेरिका से आगे निकल गया है, लेकिन ताकत के लिहाज से अमेरिका अब भी दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक नौसेना मानी जाती है। और ये दोनों वॉरशिप इस फोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये अपने आप में एक ऐसा नेवल पावर वाला पैकेज है जो अकेले अपने दम पर किसी भी नौसेना से टक्कर ले सकते हैं। तो पहले तिकोनदेरोगा क्लास का मिसाइल क्रूजर और अब आर्लेक-बर्ग क्लास का डिस्ट्रॉयर उतारकर अमेरिका ने चीन को बता दिया है कि वो चीन के ताइवान और जापान वाले मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देगा। जापान में मौजूद अमेरिका की 7वीं फ्लीट में इस तरह कई जहाज हैं जो अकेले दम पर पूरी चाइनीज नेवी का मुकाबला कर सकते हैं। यूएसएस पोर्ट रॉयल और यूएसएस मैनफोल्ड को मिलाकर अमेरिका की 7वीं फ्लीट में ऐसे 11 बड़े जंगी जहाज हैं। इसमें तिकोनदेरोगा क्लास के 3 मिसाइल क्रूजर हैं, जबकि आर्लेक-बर्ग क्लास के 8 डिस्ट्रॉयर शामिल हैं। ये लगातार प्रशांत महासागर में चीन के आसपास गश्त करते रहते हैं और इनका युद्धाभ्यास भी जारी रहता है। इनकी जिम्मेदारी है कि वो प्रशांत महासागर में अमेरिका और उसके दोस्तों, खासकर ताइवान, जापान और दक्षिण कोरिया की हिफाजत भी करें। लेकिन ये बात ना चीन को पसंद है और ना उत्तर कोरिया को। उत्तर कोरिया तो अक्सर अमेरिका के नौसेना वाले अड्डों को अपने मिसाइल से डराता रहा है। अगर तिकोनदेरोगा क्लास की बात करें तो अमेरिका के पास ऐसे कुल 21 जहाज हैं, जबकि आर्लेक-बर्ग क्लास के 69 वॉरशिप अमेरिका आज की तारीख में ऑपरेट कर रहा है। ये दोनों जहाज मिसाइल डिफेंस से लैस हैं और इनके रडार ऐसे हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से आसमानी टारगेट को खत्म कर सकते हैं। इसमें लगा एयर डिफेंस सिस्टम भी दुनिया के किसी भी वॉरशिप के लिए एयर डिफेंस से बेहतर माना जाता है और ज्यादा सटीक माना जाता है। जबकि इससे लॉन्च होने वाली टॉमहाक मिसाइल पिछले 4 दशकों से अमेरिकी फायर पावर को धार देती आ रही है। अमेरिका को इन दोनों वॉरशिप पर बहुत ज्यादा भरोसा है और वो जानता है कि ये जहाज अकेले भी किसी पर भी भारी पड़ सकते हैं। ऐसा उसने बाल्टिक सागर में रूस के खिलाफ साबित किया है, ऐसा उसने भूमध्य सागर में करके दिखाया है, ऐसा उसने पश्चिम एशिया के आसपास नेवल ऑपरेशंस के दौरान साबित किया है। चीन ने इन जहाजों के मुकाबले में अपने टाइप 52 और टाइप 55 क्लास के वॉरशिप तैयार किए हैं। ये दोनों चीन के सबसे खतरनाक फ्रंट लाइन वॉरशिप माने जाते हैं। इन जहाजों को लेकर चीन की बदमाशी की एक और नई रिपोर्ट आई है जो अमेरिका और जापान को कुछ परेशान कर सकती है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने छापा है कि जापान के आसपास चाइनीज नेवी की गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं और अब ऐसा जारी रहेगा। इस रिपोर्ट में चीन के टाइप 55 जहाज देखे जा सकते हैं।
चीन जब लगातार जापान की समुद्री सीमा के आसपास ऐसे ही बड़े बड़े जंगी जहाज भेज रहा है, चीन का मकसद एक ही है, वो जापान को भड़काना चाहता है और अमेरिका को दिखाना चाहता है कि चाहे दोनों मिलकर कितने भी ताकतवर हो, चीन उनको टक्कर देने के लिए तैयार है। चीन ने जून के महीने में एक ऐसी हरकत की जिसे जापान के साथ अमेरिका के लिए बड़ा चैलेंज माना जा रहा है, क्योंकि वहीं अमेरिका का 7वां बेड़ा भी तैनात है। चीन अब जापान की समुद्री सीमा को लगातार चुनौती दे रहा है। इसके लिए जून में चीन ने एक बड़ा मिशन शुरू किया। चीन ने एक मिशन के लिए अपने 3 जंगी जहाज तैयार किए। इस मिशन में उसका सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर टाइप 055 लासा था, टाइप 052 डिस्ट्रॉयर भी था और टाइप 903 सपोर्ट शिप भी था। चीन के ये तीनों शिप जापान के करीब पहुंचे और फिर उसका चक्कर लगाकर लौट आए। चीन की बार बार ये दिखाने की कोशिश है कि वो जब चाहे जापान को घेर सकता है। चीन इसके जरिए अपनी बढ़ती हुई नेवल पावर की धमक टोक्यो तक पहुंचाना चाहता है और साथ ही अमेरिका को भी ये बताना चाहता है कि अगर उसने जापान को घेरा तो उसका 7वां बेड़ा जापान में तैनात रहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएगा। जापान के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि ये तीनों नागासाकी में फुकुए द्वीप से 200 किलोमीटर दूर देखे गए थे और पूर्व में जापान सागर की तरफ बढ़ गए। चीन के टाइप 55 और टाइप 52 दोनों ही बहुत आधुनिक जहाज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यही वजह है कि चीन अपनी इस फायर पावर का प्रदर्शन बार बार कर रहा है। टाइप 055 अमेरिका के तिकोंदेरोगा क्लास क्रूजर्स की टक्कर में बनाया गया जहाज है। इसमें 130 मिलीमीटर की मेन गन लगी हुई है और इसमें 112 वर्टिकल लॉन्च वाली मिसाइल तैनात है। टाइप 052D इससे छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा विध्वंसक ये भी है। टाइप 052D में 64 वर्टिकल लॉन्च होने वाली मिसाइल है जो 200 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन को तबाह कर सकती है। जापान की नौसेना कई मायनों में चीन का मुकाबला कर सकती है, लेकिन जिनपिंग इस वक्त अपनी ताकत का बड़ा शो दिखाना चाहते हैं। वह ऐसा ताइवान के साथ भी कर रहे हैं, जापान को भी धमका रहे हैं और बाइडेन को भी मैसेज दे रहे हैं कि चीन के विस्तारवादी प्लान का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन चीन चाहे जितने बड़े जहाज ले आए, वो अमेरिका के तिकोंदेरोगा और आर्लेट बर्ग क्लास के आगे 19 ही साबित होंगे। ताइवान को लेकर चीन बड़ी बड़ी बातें बहुत करता है, लेकिन जब एक्शन का वक्त आता है तो युद्धाभ्यास करके ही ये दिखाने की कोशिश करता है कि ताइवान को वो किसी भी दिन कब्जे में ले लेगा। ताइवान एक छोटा देश है, उसकी नौसेना चीन के हमले को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और शुरुआती दौर में ही ढह जाएगी, क्योंकि चीन इस वक्त एक बहुत तेजी से उभरती हुई नेवी है और ये साइज के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ चुकी है। शी जिनपिंग अब सोते जागते, खाते पीते, कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग से लेकर सरकार के अंदर खाने तक सिर्फ और सिर्फ नौसेना के बारे में सोच रहे हैं। उनका अब एक ही मकसद है जिससे वो दुनिया में अपने कई टारगेट हासिल करना चाहते हैं और वो है अमेरिकी नौसेना को पछाड़ देना। चाइनीज नेवी की फायर पावर को समझना है तो उसकी मौजूदा ताकत को समझना होगा। चीन की नौसेना ने बहुत तेजी से अपने जहाजों की तादाद बढ़ाई है और पिछले 20 सालों में चीन ने नए जंगी जहाज बनाने का प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से काम किया है। चीन के पास 355 से ज्यादा नेवल शिप है और ये तादाद 400 होने जा रही है, जबकि अमेरिका अब 300 और शिप के साथ दूसरे नंबर की नेवी ही रह गया है। भारत के पास करीब 150 वॉरशिप है और 2030 तक इनकी तादाद 180 तक ले जाने की तैयारी है। इन सबके बीच चीन के साथ सबसे बड़ी कमी ये है कि उसके पास अनुभव नहीं है। अमेरिका से भी बड़ी नौसेना होने के बावजूद उसके पास इतनी हिम्मत नहीं कि वो चीन से दूर जाकर कोई बड़ी जंग करके दिखाए। इस मामले में चीन भारत से भी गया गुजरा है। ऐसे में अमेरिकी नेवी ने अब चीन को लगातार चैलेंज करना शुरू कर दिया है। ताइवान और जापान को लेकर चीन और अमेरिका की तकरार अभी और बढ़ने का खतरा है। आने वाले दिनों में अमेरिका की तरफ से चीन के खिलाफ नया पावर शो देखने को मिल सकता है, लेकिन इससे एक और युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। जबकि यूक्रेन में जंग कब खत्म होगी, इस बारे में अब भी अंदाजा लगाना मुश्किल है। दावा किया जा रहा है। वैसे श्रीलंका के संविधान के हिसाब से जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो पीएम ही कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं
और यह व्यवस्था तब तक रहती है जब तक सांसद किसी दूसरे को राष्ट्रपति पद के लिए नहीं चुन लेते। लेकिन अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों इस्तीफा दे दें तो स्पीकर को 30 दिन के लिए कार्यकारी राष्ट्रपति बनना पड़ता है, लेकिन इन 30 दिनों में चुनाव करवाना जरूरी होता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका में यह नौबत नहीं आएगी, क्योंकि 20 जुलाई को सांसद राष्ट्रपति का चुनाव कर लेंगे। माना जा रहा है कि श्रीलंका में इस समय जो तनावपूर्ण माहौल है उसमें साजिद प्रेमदासा की राह कठिन नहीं होगी, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि राजपक्षे परिवार पर्दे के पीछे से सत्ता में रहना चाहेगा, जिसके लिए वो अपना उम्मीदवार मैदान में उतार सकता है। वैसे अब तक उससे जुड़ा कोई नाम सामने नहीं आया है, क्योंकि देश छोड़कर भागने वाले गोटाबया राजपक्षे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। खबर आई थी कि वो कुछ लोगों के साथ देर रात मालदीव पहुंचे थे, लेकिन वहां उनका जबरदस्त विरोध हुआ, जिसके बाद पता चला कि वो मालदीव से सिंगापुर रवाना होने वाले हैं। यानी श्रीलंका पर राज करने वाला राजपक्षे परिवार अब देश देश घूमकर आशियाना तलाश रहा है। इससे पहले खबर आई कि गोटाबया कुछ लोगों के साथ मालदीव इसलिए गए क्योंकि वहां के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा स्पीकर मोहम्मद नशीद से उनके करीबी रिश्ते हैं, और इसी वजह से गोटाबया मालदीव गए। लेकिन खबर है कि विरोध के बाद वो वहां नहीं रह पाएंगे। खबर है कि गोटाबया साउथ एशिया के किसी देश में पनाह लेंगे, लेकिन ये अब तक पक्का नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है कि श्रीलंका को हिंसा की आग में झुलसता छोड़कर भागने वाले गोटाबया को कोई देश अपने यहां एंट्री नहीं देना चाहता, क्योंकि पता चला है कि अमेरिका ने गोटाबया को वीजा नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने मालदीव में पनाह ली। लेकिन वहां भी एंट्री के लिए उन्हें अपने दोस्त मोहम्मद नशीद से सिफारिश करवानी पड़ी, और इसीलिए कहा जा रहा है कि गोटाबया फिलहाल अपने लिए सुरक्षित आशियाना ढूंढ रहे हैं और श्रीलंका में हालात सामान्य होने का इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। कट्टरपंथी संगठन पीएफआई से आरएसएस की तुलना करने वाले पटना के एसएसपी से जवाब तलब। आरएसएस की शाखाओं की कट्टरपंथी संगठन पीएफआई से की थी तुलना, बीजेपी ने एसएसपी को हटाने की मांग की। पटना पुलिस ने साजिश के आरोप में पीएफआई से जुड़े 6 लोगों को पकड़ा। पीएफआई और एसडीपीआई दफ्तर से बरामद दस्तावेज से पीएम मोदी के खिलाफ साजिश का पर्दाफाश। भड़काऊ बयान देने का आरोपी अजमेर दरगाह का खादिम गौहर चिश्ती गिरफ्तार। हैदराबाद से अजमेर पुलिस ने किया गिरफ्तार, सर काटने की दी थी धमकी। लखनऊ के लुलू मॉल में नमाज पढ़ने के मामले में एफआईआर दर्ज। मॉल के मैनेजमेंट ने सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ने के आरोपियों पर केस दर्ज कराया। उसने बिना देर किए गोलियों की बौछार कर दी। इस दौरान वहां दूसरी तरफ से भी गोलियों के चलने की आवाजें आती रहीं। मतलब यह कि आतंकियों के इस हमले के बाद पुलिस के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया था। पुलिस की तरफ से भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जिसके बाद आतंकी वहां से भाग निकले। बाद में इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली, जिसने कुछ घंटों के बाद ही हमले का वीडियो भी जारी कर दिया। पुलिस पर हुए इस हमले के वीडियो को देखकर ऐसा लगा जैसे आतंकियों ने इसे बॉडी कैमरे यानी शरीर पर लगाने वाले कैमरे से शूट किया है। वहीं आतंकियों के इस हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई मुश्ताक अहमद समेत 3 लोग गोली लगने से बुरी तरह घायल हो गए। आनंद फानन में सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां एएसआई मुश्ताक अहमद ने दम तोड़ दिया। इस हमले के फौरन बाद सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। बिना देर किए आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। आतंकी बचकर निकल न जाएं, इसे देखते हुए चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती कर दी गई, ताकि पुलिस के जवानों पर हमला करने वाले आतंकियों को ढूंढकर उनका खात्मा किया जा सके। वहीं एएसआई मुश्ताक अहमद के शहीद होने की खबर मिलते ही उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। और जैसे ही श्रीनगर के पुलिस लाइंस इलाके में श्रद्धांजलि देने के लिए मुश्ताक अहमद का पार्थिव शरीर लाया गया, वहां हंगामा हो गया। उनके परिवार के लोगों ने ताबूत को ही कब्जे में ले लिया। इस दौरान मुश्ताक अहमद के घर वाले बुरी तरह रोते और चिल्लाते रहे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुश्ताक अहमद अब इस दुनिया में नहीं है। वहां मौजूद पुलिस के जवानों ने घर वालों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं माने। हालांकि काफी देर बाद किसी तरह से घर वालों को शांत कराया गया और फिर पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद एएसआई मुश्ताक अहमद को श्रद्धांजलि दी गई। इस बीच बाढ़ से गुजरात का हाल बेहाल है। राज्य के लाखों लोग बाढ़ की चपेट में हैं। हजारों लोगों के घर बाढ़ के पानी में डूबे। आसमान से बारिश आफत बनकर बरस रही है। हालत यह है कि अब लोगों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो चुका है। गुजरात के आणंद में तो सैकड़ों स्कूली बच्चों की जान पर आफत आ गई।
जब पानी अचानक सड़क पर तेज रफ्तार से बहता हुआ दिखने लगा, लहरें ऐसे अंगड़ाइयां लेने लगी जैसे समंदर ही सड़क पर उतर आया हो। सड़क पर खड़े होना भी जान दांव पर लगाने से कम नहीं था। पानी इतने गुस्से में दिखने लगा कि सामने आई हर चीज अपने साथ बहा कर ले जाएगा। लेकिन बच्चों के सामने तो सड़क पार करने की चुनौती थी। उसी वक्त कुछ लोगों ने बच्चों की मदद के लिए सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक रस्सी बांधी। रस्सी का सहारा लेते हुए बच्चे धीरे धीरे सड़क पार करने लगे। काफी मेहनत के बाद बच्चों की जान बचाई जा सकी। भारत, अमेरिका, यूएई और इजराइल के संगठन I2U2 के पहले सम्मेलन में पीएम मोदी ने किया मदद का मंत्र। खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में एक दूसरे के सहयोग पर लगी मोहर। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा कल जम्मू से जाएंगे लद्दाख। चीन के विरोध करने पर कहा, अब ज्यादातर चीनी और तिब्बती लोग बौद्ध धर्म पर करने लगे हैं भरोसा। More and more Chinese now really showing interest about Tibetan Buddhism. लगातार पानी बरसने की वजह से वहां के कई इलाके कई फीट तक पानी में डूबे हुए हैं। वीडियो देखकर समझना मुश्किल नहीं कि ग्राउंड फ्लोर वाले घरों का हाल क्या होगा। सब कुछ खराब हो गया है। किसी के घर में टीवी खराब हो गया है तो किसी के घर में पलंग खराब हो गया। तकलीफ उनकी भी कम नहीं है जो ऊपर की मंजिलों पर रहते हैं। उनके घरों के अंदर तो पानी नहीं है, लेकिन घर से निकलना भी मुमकिन नहीं है। जरा सी दूरी तय करने के लिए भी कई फीट पानी से होकर गुजरना मजबूरी बना हुआ है। हालत यह है कि मोहल्ले के कुछ लोग मिलकर पूरे मोहल्ले के लिए खाने का सामान लेकर पहुंच रहे हैं। इसके लिए भी लोगों को कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है, वो भी कई फीट पानी में डूबकर। गुजरात के नवसारी में लोगों को आस अब बादलों से राहत मिलने की ही है। मौसम विभाग की माने तो अभी तक खतरा टलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसमान में अभी भी काले बादल छाए हुए हैं। बड़ी टेंशन ये है कि अभी कुछ दिन और मौसम गुजरात पर रहम करने के मूड में नहीं है, जबकि नुकसान अभी से काफी ज्यादा हो चुका है। गुजरात की कई नदियां इस वक्त उफान पर हैं, जिनकी वजह से रिहायशी इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। जिन जिलों पर बाढ़ की मार सबसे ज्यादा पड़ी है उनमें गिर सोमनाथ, डांग, नवसारी और वलसाड शामिल हैं। इन चारों जिलों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। सबसे अहम यह कि इन चारों जिलों में अभी से हालात बेकाबू दिख रहे हैं और बचाव में लगी टीमें मुसीबत में फंसे लोगों तक पहुंच भी नहीं पा रही हैं। हालांकि एनडीआरएफ की 18 और एसडीआरएफ की 21 टीमों को बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए तैनात किया जा चुका है। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक बाढ़ का असर राज्य से गुजरने वाले 3 नेशनल हाईवे, 51 स्टेट हाईवे और पंचायतों की 483 सड़कों पर हुआ। मतलब ये कि रास्ते भी पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। इसके अलावा संपत्ति को हुए नुकसान का तो अभी अनुमान भी लगाया नहीं गया है। सरकार ने फैसला लिया है कि बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि सरकार का दावा है कि हालात को काबू में करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। बाढ़ में फंसे लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए भी कोशिशें जारी हैं। नवसारी जिले में तो राहत और बचाव के काम में लगी टीमें नाव लेकर लोगों तक पहुंच रही हैं। वो रिंग रोड जहां पर आम दिनों में इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। गुजरात के नवसारी में देवदूत बनकर पहुंचे कोस्ट गार्ड के जवान। हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ में फंसे 6 लोगों का किया रेस्क्यू। लोगों को फर्जी तरीके से विदेश भेजने के मामले में गायक दलेर मेहंदी को जेल। 19 साल पुराने मामले में पटियाला की अदालत ने दलेर मेहंदी को सुनाई 2 साल की सजा। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने सुष्मिता सेन से शादी की खबरों पर दी सफाई। ट्वीट कर सुष्मिता के साथ डेटिंग की बात कही। एक दिन होगी दोनों की शादी, ये भी लिखा। 4 दिन पहले श्रीलंका की जनता ने जिस तरह अपना गुस्सा दिखाया था और राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया था, एक बार फिर वही हुआ और प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया। इन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास का गेट तक तोड़ डाला। राष्ट्रपति के देश छोड़कर भागने से भड़के लोग लोहे की बड़ी सी सीढ़ी लेकर आए और जितनी जोर से धक्का मार सकते थे उतनी जोर से उन्होंने उस पर धक्का मारा। दिवालिया हो चुकी लंका की जनता गुस्से से उबल रही है। उन पर ना आंसू गैस का असर हो रहा है, ना पुलिस की हवा में चलाई गोलियों का, क्योंकि जिन नेताओं को इन लोगों ने देश की बागडोर सौंपी थी उन्होंने इन लोगों को गरीबी से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया और भाग गए। जिसके बाद श्रीलंका की जनता ने सड़कों पर ऐसा तांडव किया जैसा पिछले कई दशकों में किसी देश की जनता ने सरकार के खिलाफ नहीं किया। संसद भवन की ओर निकले इन लोगों को जब पुलिस ने रोका तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास का रुख कर लिया। कुछ लोग पेड़ पर चढ़ गए तो कुछ दीवारों पर, जिसके बाद पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े।
बात नहीं बनने पर हवाई फायरिंग भी की गई। खबर आई कि प्रदर्शन के दौरान 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें प्रदर्शनकारी और पुलिस वाले दोनों शामिल थे। गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रही जनता का पारा तब सातवें आसमान पर पहुंचा जब वो देर रात देश छोड़कर भाग गए, जिसके बाद श्रीलंका में 9 जुलाई की कहानी दोहराई गई। प्रदर्शनकारी दौड़ते हुए उसी तरह प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़े जैसे राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़े थे। कोलंबो में प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा करने का अंदाज भी कमोबेश 9 जुलाई जैसा ही था। लोग पीएम आवास में घुसे और देश का झंडा लेकर दीवारों पर चढ़ गए। इस बीच भीड़ को रोकने के लिए पुलिस और सुरक्षा बल भी सड़क पर दौड़ते दिखे। उन्होंने संसद भवन और पीएम आवास के बाहर सुरक्षा का घेरा बनाया था, लेकिन वो भीड़ को रोक नहीं पाए। गुस्साए लोगों ने न आंसू गैस के गोलों की परवाह की और न गोलियों की। भीड़ को देखकर लगा कि उसके सर पर खून सवार है, क्योंकि जिस गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे थे वो देश छोड़कर जा चुके थे। इन लोगों की यह भी मांग थी कि रानिल विक्रमसिंघे अपना पद छोड़ दें, लेकिन वो भी नहीं हुआ। उल्टा रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के कार्यकारी राष्ट्रपति बन गए और इस बात ने आग में घी डालने का काम किया। लोगों का पारा इतना चढ़ा कि वो उग्र हो गए। ओमान के सलाला से एक डराने वाला वीडियो सामने आया। वहां महाराष्ट्र के सतारा के रहने वाले कुछ लोग समंदर की तेज लहरों के बीच फंस गए। इस हादसे का एक वीडियो वहां मौजूद कुछ लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें सलाला में समंदर किनारे कुछ लोग मस्ती करते दिखे, लेकिन तभी वहां तूफान की वजह से ऊंची ऊंची लहरें उठनी शुरू हो गईं। पहली लहर के बाद कुछ लोग पीछे हटे, लेकिन तभी दूसरी लहर इतनी जोरदार आई कि आगे खड़े कुछ लोग खुद को संभाल ही नहीं पाए और उनमें कुछ समंदर की तरफ लौटते पानी में बहने लगे। लोगों को पानी में बहता देख वहां चीख पुकार मच गई। हादसे में बहने वाले तीनों लोग महाराष्ट्र के सातारा के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक इस हादसे की चपेट में आने से शशिकांत मामड़े के साथ उनकी बेटी और एक बेटा समंदर की लहरों में गुम हो गए। श्रीलंका के सरकारी टीवी चैनल को बंद करना पड़ा। श्रीलंका सुलग रहा है, लोग गुस्से में हैं। राष्ट्रपति भाग गए और जिस पीएम से वो इस्तीफा मांग रहे थे वो कार्यकारी राष्ट्रपति बन गए। मतलब जनता जिन लोगों से छुटकारा चाहती है वो अब भी श्रीलंका में राज कर रहे हैं। रानिल विक्रमसिंघे ने हंगामा करने वालों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है और पश्चिमी श्रीलंका में कर्फ्यू लगा दिया गया है। यानी जनता के गुस्से को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। वहीं सारे बवाल के बीच श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के नाम सामने आने शुरू हो गए, जिनमें सबसे आगे है साजिद प्रेमदासा का नाम। श्रीलंका कंगाल हो चुका है। वहां लोगों के पास न नौकरी है न पेट भरने के लिए खाना है, जिसके लिए श्रीलंका के लोग राजपक्षे परिवार को जिम्मेदार ठहराते हैं। वही राजपक्षे परिवार जो 2005 के बाद से अब तक ज्यादातर समय लंका की सत्ता में रहा और जिस पर श्रीलंका की लुटिया डुबोने का आरोप लग रहा है। लेकिन श्रीलंका में जन आंदोलन के बाद राजपक्षे परिवार का बोरिया बिस्तर समेटा जा चुका है। गोटाबाया राजपक्षे भगोड़े बन गए और विक्रम रानिलसिंघे कुछ दिन के लिए कुर्सी पर हैं, क्योंकि श्रीलंका में 20 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होगा, जिसके लिए उम्मीदवारों की रेस में सबसे आगे हैं पूर्व राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदासा के बेटे साजिद प्रेमदासा, जो पहले रानिल विक्रमसिंघे की पार्टी में थे, लेकिन अब उनकी एक अलग पार्टी है जिसका नाम है समागी जन बलवेग्या पार्टी। वो 2019 में राष्ट्रपति चुनाव हार गए थे, लेकिन एक बार फिर वो राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी पेश कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें सत्ताधारी पार्टी के सांसदों के समर्थन की भी जरूरत होगी, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में 50% से ज्यादा वोट मिलने वाले की ही जीत होगी और 225 सांसदों वाली श्रीलंका की संसद में साजिद प्रेमदासा की पार्टी के केवल 50 सदस्य हैं, जबकि गोटाबाया राजपक्षे की पार्टी श्रीलंका परुजना पेरुमना के साथ 110 से ज्यादा सांसद होने का दावा किया जा रहा है। वैसे श्रीलंका के संविधान के हिसाब से जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो पीएम ही कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं और यह व्यवस्था तब तक रहती है जब तक सांसद किसी दूसरे को राष्ट्रपति पद के लिए नहीं चुन लेते। लेकिन अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों इस्तीफा दे दें तो स्पीकर को 30 दिन के लिए कार्यकारी राष्ट्रपति बनना पड़ता है, लेकिन इन 30 दिनों में चुनाव करवाना जरूरी होता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका में यह नौबत नहीं आएगी, क्योंकि 20 जुलाई को सांसद राष्ट्रपति का चुनाव कर लेंगे। माना जा रहा है कि श्रीलंका में इस समय जो तनावपूर्ण माहौल है उसमें साजिद प्रेमदासा की राह कठिन नहीं होगी। लेकिन
वहीं बाढ़ से बेहाल गुजरात के जिलों की गिनती तेजी से बढ़ती जा रही है। लगभग पूरा दक्षिणी गुजरात इस वक्त भयंकर बाढ़ की चपेट में है। हजारों लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, जिनकी हर मुमकिन मदद करने की कोशिश सरकारी एजेंसियां कर रही हैं। लेकिन आसमान से आफत बनकर बरस रही बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से एजेंसियों के लिए बचाव अभियान चलाना भी मुश्किल हो रहा है। ऊपर से लोगों की छोटी छोटी लापरवाही मुसीबत और बढ़ा रही है। भरूच जिले के अंकलेश्वर में कुछ ऐसा ही हुआ। सड़क पर पानी इतना था कि सड़क दिखाई नहीं दे रही थी। ऊपर से पानी का बहाव भी तेज था। लेकिन जब दूर दूर तक सिर्फ पानी दिख रहा था, तब ट्रैक्टर लेकर कुछ लोग खतरों के खिलाड़ी बनकर निकल पड़े। ट्रैक्टर पर भी कम से कम 10 से 15 लोग सवार थे। कुछ दूर जाते ही ट्रैक्टर पहले पानी के साथ बहकर एक ओर जाता दिखा और फिर अचानक पलट गया। कुछ ऐसा ही कच्छ में भी हुआ। जान दांव पर लगाकर 2 लोग ट्रैक्टर लेकर लहरों के बीच निकल पड़े। केवल 5 सेकंड में लहरों ने उनकी हेकड़ी निकाल दी। पूरे ट्रैक्टर को पानी ने पलट दिया। कुछ ऐसा ही एक बाइक सवार के साथ हुआ। बाइक पानी के साथ बहकर सड़क से फिसल गई। बाद में लड़के को बचाने के लिए एक ट्रैक्टर बुलाया गया। लड़के की तरफ रस्सी फेंकी गई। रस्सी के सहारे वो किसी तरह ट्रैक्टर तक पहुंच पाया। जिस सड़क पर ये बाइक फिसली, उसे लोग पैदल भी पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। नवसारी जिले के कई इलाके पानी में इतने डूबे हैं कि लोगों की जान खतरे में है। ऐसे ही एक इलाके में फंसी एक महिला की जान एनडीआरएफ की टीम ने बचाई। बचाव कर्मी जब घर से निकले तो उनके भी केवल कंधे ही पानी से बाहर दिख रहे थे। बताया जा रहा है कि महिला बीमार थी और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाने की जरूरत थी, जिसकी खबर मिलते ही एनडीआरएफ की टीम बोट लेकर महिला की जान बचाने के लिए पहुंच गई। बचाव के काम में लगी एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सैकड़ों गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। इसीलिए रेस्क्यू के काम में हेलीकॉप्टरों तक को उतार दिया गया। और एक ऐसा ही वीडियो नवसारी जिले से सामने आया, जब कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट किया गया। अचानक कावेरी नदी का पानी बढ़ने की वजह से उनकी जान पर आफत आ गई थी। बारिश बंद न होने की वजह से नवसारी पर संकट बढ़ता जा रहा है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां रहने वाले सभी लोगों की जान मुसीबत में है। इसीलिए उन्हें बचाने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इन रिहायशी इलाकों में इतना पानी जमा है कि अच्छे खासे लंबे आदमी का सिर्फ कंधा ही पानी के बाहर दिखता है। ऊपर से खतरा ये कि अगर बहाव किसी भी पल तेज हुआ तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए रस्सियां बांधी गई हैं, जिनके सहारे लोगों को बचाव कर्मी बाहर निकाल रहे हैं। नवसारी गुजरात का वो जिला है जहां बाढ़ ने जिंदगी पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया है। ऊपर से मौसम विभाग की चेतावनी ये है कि संकट अभी टला नहीं है। जनजीवन अस्त व्यस्त है और 15 तारीख तक कम से कम मौसम विभाग ने यहाँ भारी बारिश की संभावनाएं जताई हैं। पानी भरने की वजह से शहर के ज्यादातर अहम रास्ते अब तक ठप हो चुके हैं। इसीलिए लोग जरूरी कामों के लिए भी घरों से नहीं निकल पा रहे। ऊपर से रास्ते ठप होने की वजह से एजेंसियों के लिए भी मुश्किलें कम नहीं है। नवसारी के अस्पताल तक की बाढ़ की चपेट में है। इसीलिए इलाके की एक महिला की बीमारी ने पूरे मोहल्ले को परेशान कर दिया। पूरे मोहल्ले ने मिलकर महिला को अस्पताल पहुंचाने में जान लगा दी। एक ट्रैक्टर का इंतजाम किया गया, जिसके जरिए अस्पताल तक का रास्ता तय किया गया। इलाके का एक बड़ा अस्पताल जो सैलाब की जद में है और यहाँ तक मरीजों को पहुँचना बहुत मुश्किल है। अस्पताल के मेन गेट पर भी कुछ टिन के शेड लगाए गए ताकि पानी को अस्पताल में पहुंचने से रोका जाए। हालांकि पानी से लबालब अस्पताल में लोग महिला को पहुंचाने में कामयाब हो गए, लेकिन नदियों ने पूरे दक्षिणी गुजरात में लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। नर्मदा जिले के एक फर्नीचर शोरूम का वीडियो सामने आया। बारिश का पानी शोरूम में ऐसा दाखिल हुआ कि वहाँ रखा सारा फर्नीचर पानी में डूब गया। नर्मदा जिले में नदियों का पानी पूरी ताकत से बह रहा है, जो लोगों के दिलों में डर पैदा कर रहा है। कुछ ऐसा ही हाल गिर सोमनाथ का भी है। दूर दूर तक वहाँ खेत खलिहान मैदान सब पानी में डूबे हैं। जहां तक नजर जाती है वहां पानी ही पानी दिखता है। समुद्र नहीं है, तालाब नहीं है, बल्कि लोगों के खेत हैं। बाढ़ का पानी आप देखिए कि किस तरीके से इन खेतों में पूरी तरह से समा गया है। ये गुजरात के वो इलाके हैं जहां कुछ दिनों से केवल ट्रैक्टर चल रहे हैं। गिर के जंगल एशियाई शेरों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन बाढ़ के कारण कुछ शेर जंगलों से निकलकर शहरी इलाकों में घूमते नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी आफत गुजरात में यह है कि ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और कई बांध अभी से भर चुके हैं। यहां तक कि बांधों से पानी छोड़ा जाना भी शुरू हो गया है, जिसकी वजह से रिहायशी इलाकों पर 3 आफत एक साथ आ रही हैं। एक तरफ आसमान से बारिश हो रही है, दूसरी तरफ नदियों का पानी शहरों तक पहुंच रहा है और तीसरी तरफ बांधों से छोड़ा गया पानी भी शहरों में पहुंचने लगा है। वलसाड में बने मधुबन बांध के सभी गेट खोल दिए गए। दमनगंगा नदी पर बने इस बांध के गेट 2 दिन पहले भी खोले गए थे। यही वजह है कि वलसाड भी बाढ़ से बेहाल है। सड़कों और पुलों पर कई फीट तक पानी जमा है। लोग कई दिनों से अपने ही घरों में कैद हैं, जिनके सामने अब खाने पीने का संकट खड़ा हो रहा है।
इसीलिए वलसाड के निचले इलाकों से तो लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना शुरू किया जा चुका है। रात भर बचाव कर्मी लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने में लगे रहे। दमनगंगा नदी के अलावा औरंगा नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसका पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो चुका है। कई रिहायशी इलाकों में लोगों के घर पूरी तरह पानी में डूबे हैं। पूर्णा नदी तो 3 दिन पहले ही खतरे के निशान को पार कर चुकी है। गुस्से में बह रही पूर्णा नदी का पानी अब सड़कों और पुलों पर पूरी तरह कब्जा कर चुका है। उधर आसमान से बरसती आफत के बीच महाराष्ट्र में राहत और बचाव के काम में तेजी आई। महाराष्ट्र के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी लोगों को बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि तेज बारिश की वजह से कहीं इमारत गिर रही है तो कहीं दीवार। महाराष्ट्र के अमरावती में बारिश के पानी का कहर एक पुरानी बिल्डिंग पर टूटा, जो देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह गिर गई। जब ये जर्जर इमारत गिरने वाली थी तो दुकान के अंदर 2 लोग मौजूद थे, लेकिन खतरे को भांपते ही वो बाहर आ गए, जिसके बाद वो ढह गई। नागपुर के एक होटल में काम करने वालों के साथ तो कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। होटल के किचन में खाना बना रहे इन लोगों को पता ही नहीं चला और बारिश के पानी से कमजोर हुई दीवार उन पर गिर पड़ी। एक शख्स तो उसके नीचे ही आ गया और यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। महाराष्ट्र के कई जिलों में इतना पानी बरसा कि सड़कें और नदियां एक हो गईं और उन्हें देखकर यह कहना मुश्किल हो गया कि पानी में सड़क है या सड़क में पानी। पानी के तेज बहाव ने कई मासूमों की जान भी ली। नासिक में तो नौबत ये आ गई कि सड़क पर बहते पानी की वजह से लोग जगह जगह फंस गए। बड़ी गाड़ी वालों के पास इंतजार करने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं था और जो पैदल चल सकते थे उन्होंने सामान सर पर रखा और पानी की तेज धार में उतर गए। कुछ लोगों ने तो छोटे छोटे बच्चों को कंधे पर बैठाकर ये जोखिम उठाया। ज्यादा पानी होता है ना, हम इधर ही रुक जाते हैं शाम तक। बारिश ने महाराष्ट्र के कई जिलों में रास्ते रोक दिए। गाँव हो या शहरी इलाके, हर जगह इतना पानी भर गया कि सड़क का नामो निशान तक नजर नहीं आया। वर्धा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहां एक बस करीब करीब पानी में पूरी डूब गई। बस में सवार लोग अपनी जान बचाने के लिए उसकी छत पर चढ़ गए। तस्वीरें देखकर लगा कि बस अब डूबी कि तब डूबी, लेकिन एसडीआरएफ की टीम समय पर पहुंच गई और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। महाराष्ट्र में 2 दिन से आसमान से ऐसी आफत बरस रही है कि जिंदगी रुक सी गई। कई जगह तो लोगों की जान के लाले पड़ गए, जिनमें चंद्रपुर में फंसे 20 ट्रक ड्राइवर भी शामिल थे, जो बाढ़ के बीच फंस गए थे। चारों तरफ पानी फैला होने की वजह से ये लोग 2 दिन तक जूझते रहे और आखिरकार पुलिस की टीम इन लोगों तक पहुंची, जिसके बाद रात में ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और चंद्रपुर में फंसे 20 ट्रक ड्राइवर सुरक्षित बाहर निकाले गए। 2 दिन से मैं फंसा हुआ था और यहाँ पे अभी हम लोग को पुलिसकर्मी लोग बचाए। महाराष्ट्र का चंद्रपुर हो या पालघर, मुंबई हो या नासिक, ज्यादातर जिलों की तस्वीर एक जैसी है। तेज बारिश ने वहां जिंदगी को रोक दिया है। लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। प्रशासन उन्हें बचाने की कोशिश में जुटा हुआ। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी अलग अलग जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन जगहों पर फोकस किया गया जहां ज्यादा खतरा है और निर्देश दिया गया कि वहां से लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया जाए। इस बीच अजय कुमार के बयान पर विवाद बढ़ गया। ओडिशा विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया और द्रौपदी मुर्मू पर दिए उनके बयान पर नाराजगी जताई। वहीं ओडिशा के रायरंगपुर में भी द्रौपदी मुर्मू के गृहनगर में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और अजय कुमार के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा। उधर कांग्रेस नेता अजय कुमार ने फिर सफाई दी और बीजेपी पर उनके बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। अजय कुमार का दावा है कि उन्होंने आदिवासी समुदाय का अपमान नहीं किया। उधर खबर है कि ज़ेलेंस्की की सेना को जल्द से जल्द घुटनों पर लाने के लिए रूस ने एक और घातक हथियार को युद्ध के मैदान में उतार दिया। दुश्मनों के छक्के छुड़ाने की ताकत रखने वाला यह आधुनिक हथियार एक रोबोटिक वेपन स्टेशन है, जिसके इस्तेमाल की जिम्मेदारी पुतिन की स्पेशल फोर्स के जवानों को सौंपी गई है, जो बख्तरबंद गाड़ी की छत पर तैनात इस खतरनाक हथियार अर्बालेट डीएम की मदद से यूक्रेन के सैनिकों, उनके ठिकानों और हवाई टारगेट को निशाना बनाने में जुटे हैं। इस हथियार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका इस्तेमाल करने वाले जवान को अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ती, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो इस हथियार को गाड़ी के अंदर बैठकर कंट्रोल करता है। इसके फायर कंट्रोल सिस्टम में लगे कैमरे की मदद से दुश्मन की मौजूदगी का पता चलते ही उसे बस रिमोट कंट्रोल के बटन दबाने होते हैं, जिसके बाद अर्बालेट डीएम दुश्मनों पर गोलियों की बौछार शुरू कर देता है। पुतिन का यह घातक हथियार एक जगह रुककर ही नहीं बल्कि चलती गाड़ी से भी दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने की काबिलियत रखता है। और इस हथियार की झलक रूस ने पहली बार 9 मई 2016 को विक्ट्री डे के मौके पर दुनिया को दिखाई थी, जिसमें लगी मशीन गन की मदद से दुश्मन पर 1 मिनट में 600 गोलियां दागी जा सकती हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर इस रोबोटिक वेपन सिस्टम में ग्रेनेड लॉन्चर भी लोड किए जा सकते हैं और यह हथियार करीब 2 किलोमीटर दूर से टारगेट की पहचान कर लेता है।
जिसके लिए इसमें एक डे लाइट कैमरा और एक थर्मल इमेजिंग कैमरा लगाया गया है, जिनकी मदद से दिन हो या रात ये दुश्मन के ठिकानों की छोटी से छोटी जानकारी भी जुटा लेता है। इधर राष्ट्रपति चुनाव के बाद बीजेपी कई बड़े कार्यक्रम आयोजित करेगी। खबर है कि एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत तय मानते हुए बीजेपी ने अभी से आगे की तैयारी शुरू कर दी। 21 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी देश भर में आदिवासी समुदाय से जुड़े 1,30,000 गांवों में जीत का जश्न मनाएगी। अगर द्रौपदी मुर्मू जीतती हैं तो वो इस पद पर पहुंचने वाली आदिवासी समुदाय की पहली महिला होंगी। ऐसे में बीजेपी की कोशिश ये संदेश देने की है कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी देश के वंचित तबकों का भी खास ख्याल रखते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के अखनूर में सुरक्षा बल के जवानों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। दावा किया गया कि आतंकी अमरनाथ यात्रा के दौरान हमले का प्लान बना रहे थे, जिसके लिए वो आईईडी का इस्तेमाल करने वाले थे, लेकिन सुरक्षा बल के जवानों ने आईईडी बरामद कर उसे धमाके में उड़ा दिया। इस कार्रवाई का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क किनारे सुरक्षा बल को एक सिलेंडर में आईईडी मिला, जिसे रिहायशी इलाके से दूर ले जाया गया। फिर वहां जवानों ने खुदाई करने वाली मशीन से गहरा गड्ढा खोदकर सिलेंडर को उस गड्ढे में दबा दिया। इसके बाद उसमें जैसे ही धमाका हुआ वहां धुएं का गुबार छा गया। अमरनाथ यात्रा इस समय जम्मू कश्मीर में चल रही है और सीमा पार से लगातार साजिशें रची जा रही, जिससे निपटने के लिए जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पहले ही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। साथ ही वहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई। इससे पहले 12 जुलाई को भी पुलिस और सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आईईडी बरामद किया था, जिसे नाकाम कर दिया गया था। उधर जम्मू कश्मीर में आतंकियों की धरपकड़ के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया। सुरक्षा बल ने पाकिस्तान की सीमा से सटे कई इलाकों में गश्त की और कठुआ के हीरानगर से लेकर सांबा सेक्टर तक ड्रोन की मदद से आतंकियों की तलाश की। सामने आए वीडियो में सुरक्षा बल के जवान ड्रोन की मदद से संदिग्ध सुरंगों और उनमें छिपे आतंकियों को ढूंढते नजर आए। ड्रोन से निगरानी करने के बाद हथियारों से लैस जवानों ने बॉर्डर से सटे इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया। गश्त में जुटे जवानों ने कुछ इलाकों में आतंकियों के संभावित रूटों को भी खंगाला। यही नहीं, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों ने कुछ लोगों से बात कर उन्हें जागरूक भी किया और उनसे कहा गया है कि अगर उनको ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सस्पिशन मिले वो फौरन पुलिस को इत्तला करे ताकि उसको कंट्रोल किया जाए। असल में सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे इनपुट मिले थे कि सांबा और हीरानगर सेक्टर के पास कुछ आतंकी अमरनाथ यात्रा में खलल डालने के इरादे से देश में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वहीं सावन के पहले दिन मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। वाराणसी और दिल्ली समेत देश भर के शिव मंदिरों में सावन के मौके पर भक्तों की भारी भीड़ रही। इसी के साथ कांवड़ियों के कई जत्थे गंगा जल भरने के लिए उत्तराखंड में गंगोत्री धाम पहुंचने भी शुरू हो गए। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सावन के पहले दिन गोरखपुर के शिव मंदिर में पूजा की। इस बीच बरेली में नगर निगम ने भी सावन के महीने में कांवड़ियों के रूट पर मीट और शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया। मांस की दुकान खुली मिलती है तो उनके लाइसेंस भी निरस्त किए जाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज, पटना में पीएफआई की साजिश पर। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि पटना में एयरपोर्ट पर ब्लास्ट कराने का प्लान था। पड़ताल के दौरान एयरपोर्ट की चारदीवारी के पास तार के मिलने के बाद यह शक जताया जा रहा है, यानी एजेंसियां अब इस दिशा में भी जांच कर रही हैं कि प्रधानमंत्री के दौरे में गड़बड़ी के अलावा पीएफआई का और क्या क्या प्लान था। चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, क्या पता चल रहा है इस पर? जी किशोर, पटना के फुलवारी शरीफ इलाके से गिरफ्तार अतहर और जलालुद्दीन से पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे हुए हैं और इस खुलासे के आधार पर पटना पुलिस और एनआईए की टीम ने पटना एयरपोर्ट के बाउंड्री के करीब से कॉपर वायर का कवर बरामद किया है और इस पूरे मामले की जांच चल रही है। जाहिर सी बात है, पुलिस को और एनआईए को शक है कि कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी, उससे पहले यह खुलासा हो गया। साथ ही अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। क्योंकि इससे पहले जो खबर आई उसने जांच एजेंसियों के होश उड़ा दिए। कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी के पटना दौरे पर पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने गड़बड़ी फैलाने की बड़ी साजिश रची थी। प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शिरकत करने 12 जुलाई को पटना गए थे और इससे ठीक एक दिन पहले यानी 11 जुलाई को पुलिस ने एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश किया जिसने पूरे देश को दहलाकर रख दिया। पुलिस ने पटना के फुलवारी शरीफ में बनी एक बिल्डिंग पर 11 जुलाई की रात में छापा मारा। छापेमारी के बाद पुलिस को वहां से जो कुछ भी मिला उसने एक ऐसे प्लान की तरफ इशारा किया जिसने उनके भी होश उड़ा दिए। पुलिस के मुताबिक बिल्डिंग में पिछले 2 महीनों से देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था।
पुलिस ने दावा किया कि बिल्डिंग पर छापे में उन्हें जो दस्तावेज मिले उनमें भारत को 2047 तक एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने का ऐलान किया गया था। पाकिस्तान की मदद लेकर के भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ना जैसी बातें। इसके साथ ही फुलवारी शरीफ की इस बिल्डिंग में पिछले 2 महीनों से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाया जा रहा था और पुलिस ने दावा किया कि उस ट्रेनिंग के दौरान वहां जमा होने वाले लोगों के दिमाग में देश के खिलाफ जहर भरा जा रहा था। उन्हें इस बात के लिए तैयार किया जा रहा था कि वो देश के अलग अलग हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर सके। मतलब यह कि फुलवारी शरीफ की इस बिल्डिंग में 2 महीनों से देश को दहला देने की साजिश रची जा रही थी। पुलिस के मुताबिक छापेमारी के दौरान उसने जिन 2 लोगों को पकड़ा उनमें एक मोहम्मद जलालुद्दीन ही इस बिल्डिंग का मालिक है। यहीं से लोगों को देश विरोधी गतिविधि चलाने के लिए लोगों को शिक्षा दी जाती थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गिरफ्तार जलालुद्दीन और अतहर परवेज प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान गड़बड़ी फैलाने की तैयारी कर रहे थे, जिसका जिक्र पुलिस की एफआईआर में भी है। झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर जलालुद्दीन पीएफआई का सदस्य है, जबकि पुलिस ने दावा किया कि अतहर परवेज पटना के गांधी मैदान ब्लास्ट कांड के आरोपी का भाई है। और पुलिस के मुताबिक ये दोनों मिलकर ट्रेनिंग के लिए जमा होने वाले लोगों को 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बना देने का सपना दिखाते थे। लेकिन इससे पहले कि अपने इस मिशन में कामयाब हो पाते, पुलिस के हत्थे चढ़ गए। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर थीं। इसी बीच फुलवारी शरीफ में देश के खिलाफ कुछ गतिविधियां होने की खबर आईबी की तरफ से बिहार पुलिस को दी गई और फिर बिहार पुलिस ने छापा मारकर जलालुद्दीन और अतहर को गिरफ्तार कर लिया। उनके ठिकाने से पुलिस ने पीएफआई के झंडे, कई फॉर्म और लोगों की एक लंबी लिस्ट बरामद की। छापेमारी के दौरान काफी आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं, ये पीएफआई का झंडा है। पुलिस को वहां से 26 ऐसे लोगों की भी एक लिस्ट बरामद हुई जो ट्रेनिंग का हिस्सा थे। लेकिन पुलिस के मुताबिक जलालुद्दीन और अतहर की ट्रेनिंग में शामिल होने वाले ज्यादातर लोग अपना नाम और पता बदलकर वहां आते थे और ऐसा इसलिए कि ट्रेनिंग में आने वाले किसी भी आदमी की पहचान जाहिर न हो, ताकि बाद में किसी घटना को अंजाम देने के बाद आसानी से उनका पता न चल सके। पुलिस की पूछताछ में जलालुद्दीन ने बताया कि उनके निशाने पर झारखंड, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के ऐसे लोग होते थे जो गरीब और कम पढ़े लिखे होते थे। ऐसे लोगों को फुलवारी शरीफ में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। जलालुद्दीन ने पूछताछ में बताया कि 6 और 7 जुलाई को भी बाहर से आए युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने अरमान मलिक नाम के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया गया कि सभी आरोपियों से बिहार पुलिस, एनआईए और एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है। इस बीच पटना के एसएसपी विवादों में आ गए। पीएफआई पर की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने आरएसएस का जिक्र किया, जिस पर विवाद हो गया। एजुकेशन के नाम से यूथ को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। बीजेपी ने इसी बयान पर एसएसपी को घेर लिया और उन्हें हटाने की मांग कर दी। उधर विवाद बढ़ने पर पुलिस मुख्यालय की तरफ से मानवजीत सिंह ढिल्लों को नोटिस जारी कर 48 घंटे में जवाब मांगा गया। उधर बाइडेन के इजरायल दौरे के बीच खबर है कि अमेरिका इजरायल के नए एयर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम को खरीद सकता है। इस डिफेंस सिस्टम को इजरायल का सुरक्षा कवच भी माना जाता है। इसी साल अप्रैल महीने में इसका परीक्षण किया गया था और इस घातक हथियार को अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने इजरायल दौरे में करीब से देखा। इस दौरान वहां के रक्षा मंत्री ने उन्हें इस डिफेंस सिस्टम की खूबियां गिनाई। इजरायल का दावा है कि उसका आयरन बीम एयर डिफेंस सिस्टम आसमान में उड़ते रॉकेट, ड्रोन और मिसाइलों को लेजर बीम के जरिए मारकर ढेर कर सकता है और यह सिस्टम 2 से 4 सेकंड के भीतर ही 7 किलोमीटर तक की दूरी पर मौजूद किसी भी टारगेट पर निशाना साध सकता है। यही वजह है कि अमेरिका इस घातक सुरक्षा कवच को अपनी सेना के बेड़े में शामिल करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन सवाल है कि अमेरिका के पास पहले से ही एक से बढ़कर एक हथियार और मिसाइलें हैं। ऐसे में उसे इजरायल से इस डिफेंस सिस्टम को खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने इजरायल दौरे में इस खतरनाक हथियार को देखने में इतनी दिलचस्पी दिखाई? असल में अमेरिका अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करने की तैयारी में है। उसे पता है कि ताइवान मुद्दे पर चीन के साथ उसका संघर्ष कभी भी शुरू हो सकता है। ऐसे में उसे बड़ी संख्या में जंगी ड्रोन, मिसाइलों और घातक रॉकेटों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए उसे इजरायल के इस एयर डिफेंस सिस्टम की भी जरूरत पड़ सकती है, जो हवा में उड़ रहे दुश्मन के किसी भी हथियार को बेहद तेज लेजर लाइट से नष्ट करने की काबिलियत रखता है। खबर तो यह भी है कि अमेरिका दुनिया भर में मौजूद अपने सैन्य अड्डों की सुरक्षा के लिए भी इजरायल से इस डिफेंस सिस्टम को खरीद सकता है। उधर कुमार विश्वास की सुरक्षा बढ़ेगी। गृह मंत्रालय ने कुमार विश्वास की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया। अब उन्हें Y की जगह Y+ स्तर की सुरक्षा मिलेगी। जयपुर के एपेक्स यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसे तेंदुए ने 5 लोगों पर हमला कर दिया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने किसी तरह इस तेंदुए को पकड़ा।
मेजबान वेस्टइंडीज के खिलाफ इस महीने के आखिर में होने वाली T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। इस टीम की कमान रोहित शर्मा को ही सौंपी गई, जबकि विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया। उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आलमबाग से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। आरोप है कि वहां एक कार ड्राइवर की लापरवाही की वजह से एक आदमी की मौत हो गई। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक स्कूटर कार के दरवाजे से टकराता दिखाई दिया। जो सीसीटीवी वीडियो आया उसमें सड़क किनारे एक कार खड़ी दिखाई दी, जिसके करीब से एक स्कूटर गुजर रहा था। जैसे ही स्कूटर कार के पास पहुंचा, कार में बैठे आदमी ने बिना देखे कार का दरवाजा खोल दिया और जैसे ही दरवाजा खुला, पीछे से आ रहा स्कूटर कार के दरवाजे से टकरा गया। ये टक्कर इतनी तेज थी कि वो स्कूटर सवार काफी दूर जा गिरा, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उस आदमी की मौत हो गई। इस बीच लुहांस्क में रूस समर्थित विद्रोहियों पर यूक्रेन की सेना ने जोरदार हमला कर दिया। दावा किया गया कि यूक्रेन ने इस हमले के लिए अमेरिका से मिले हाइमार्स रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिससे रूस समर्थित विद्रोहियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। यूक्रेन के हमले के बाद का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें विद्रोहियों के कुछ ठिकाने आग की लपटों में घिरे नजर आए, जबकि वहां एक के बाद एक कई छोटे धमाके होते भी दिखाई दिए। दावा है कि जेलेंस्की की फौज ने रात के अंधेरे में चुन चुन कर कई रॉकेट दागे। ये हमले कितने जोरदार थे, इसका अंदाजा दिन की तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है, जहां सेना के ठिकानों के अलावा कुछ घरों को भी काफी नुकसान हुआ। इधर दलेर मेहंदी को जेल जाना पड़ा। पंजाब में पटियाला की अदालत ने गायक दलेर मेहंदी को बड़ा झटका दिया और 19 साल पुराने मामले में उनकी 2 साल की सजा बरकरार रखी। लोगों को फर्जी तरीके से विदेश भेजने के इस मामले में अदालत ने दलेर मेहंदी को जमानत भी नहीं दी, जिसके बाद उन्हें पटियाला सेंट्रल जेल भेज दिया गया। उधर दलेर मेहंदी से जुड़े पक्ष ने इस सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने की बात कही। उधर अमेरिका की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अफगानिस्तान पर भारत की नई रणनीति ने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। अफगानिस्तान में तालिबान की अगुवाई वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही ये देश दुनिया से कटा हुआ है, और दुनिया के कई देशों ने तो अब तक तालिबान की अगुवाई वाली सरकार को मान्यता तक नहीं दी है। इस बीच अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और तालिबान के बीच रिश्तों में तेजी से सुधार हो रहा है, लेकिन इस नई दोस्ती से पाकिस्तान डर गया है, जो इस उम्मीद में बैठा है कि लश्कर तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को बढ़ावा देने में तालिबान से उसको मदद मिलेगी, ताकि वो कश्मीर में आतंकी हमले की बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सके। लेकिन भारत ने हाल के महीनों में जिस तरह से तालिबान से दोस्ती बढ़ाने की पहल की है, उससे पाकिस्तान की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। और अपने इस दावे को पुख्ता करने के लिए इस रिपोर्ट में कई दलीलें भी दी गईं। कहा गया कि इसी साल मई में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कई देशों से अफगानिस्तान की मदद करने की अपील की थी। इसके बाद जून में भारतीय अधिकारियों का एक दल काबुल में तालिबानी नेताओं से मिला था, और फिर 23 जून को भारत ने अफगानिस्तान में अपने दूतावास को भी खोल दिया था, और इसके बदले में वहां की सरकार ने ये वादा किया था कि वो अपने देश में सक्रिय उन आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो कश्मीर को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। जिसका मतलब है कि अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान फंस चुका है, क्योंकि पाकिस्तान शुरू से तालिबान का समर्थन करता रहा है। लेकिन पिछले महीने तालिबान की अगुवाई वाली सरकार में रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने साफ कर दिया था कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हमले के लिए नहीं होने देंगे। हालांकि अमेरिका की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दुनिया में अलग थलग पड़ने की वजह से ही अफगानिस्तान भारत से दोस्ती बढ़ा रहा है, और इसके पीछे गंभीर आर्थिक संकट भी एक बड़ी वजह है, जिसका सामना इन दिनों ये देश कर रहा है। इस बीच खबर है कि दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से आतंकी संगठन बेचैन हो गए हैं, जिनमें खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़ा ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस भी शामिल है, जिसकी बेचैनी की गवाही इस आतंकी संगठन की ओर से जारी की जाने वाली मैगजीन के फ्रंट पेज ने दी, जिसमें पीएम मोदी की खून से सनी तस्वीर छापने के साथ ही उनके और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की गई। लोकप्रियता बढ़ती है तो कुछ देश में भी और विदेश में भी कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जो नहीं चाहती इस बात को, लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी इस बात की परवाह नहीं की। असल में आतंकी संगठन ISKP की बौखलाहट की वजह है हाल के दिनों में भारत और अफगानिस्तान की बढ़ती नजदीकियां। फिर चाहे वो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने की बात हो, या फिर सिख समुदाय के पवित्र ग्रंथ को वहां से सुरक्षित भारत लाना हो, इन सब के लिए प्रधानमंत्री मोदी की कुशल नीति को ही जिम्मेदार माना गया। साथ ही अफगानिस्तान को फिर से उभरने में भारत के योगदान को भी दुनिया भर में सराहा जा रहा है, और इसी वजह से वहां की तालिबान सरकार भी भारत को यह भरोसा दे चुकी है कि वो आतंकियों को अपनी जमीन पर भारत के खिलाफ साजिश नहीं रचने देगी। और ये बात अफगानिस्तान में पैर पसारने में जुटे दूसरे आतंकी संगठनों के साथ ही ISKP को भी हजम नहीं हुई, जो दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में खुद को मजबूत करने में जुटा है।
इसलिए इस संगठन ने पिछले दिनों अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की भारतीय अधिकारियों से मुलाकात की भी आलोचना की थी। और ये संगठन इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर के साथ भारत के खिलाफ 50 पन्नों का दस्तावेज जारी कर चुका है। इसी आतंकी संगठन ने पिछले दिनों अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक गुरुद्वारे पर हुए आतंकी हमले की भी जिम्मेदारी ली थी। उधर शेयर बाजार में गिरावट रही। बैंक और आईटी समेत ज्यादातर सेक्टरों के शेयरों में कमजोरी रही। इससे सेंसेक्स 98 अंक गिरकर 53,416 पर बंद हुआ। साथ ही निफ्टी 28 अंक नीचे 15,939 पर खिसक गया। दिल्ली में बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर बिजली के दाम बढ़ाने का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री के घर के पास प्रदर्शन किया। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्हें चेन्नई के कावेरी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं चीन के हमले की आशंका के बीच ताइवान ने उससे निपटने के लिए अपनी तैयारियों का जायजा लिया। वहां न्यू ताइपे सिटी में चीन की तरफ से लगातार दी जा रही धमकियों के बीच हमलों से बचने की ट्रेनिंग दी गई, जिसके लिए एक बड़ा दस्ता तैनात नजर आया। वहां एक बिल्डिंग का मॉडल बनाया गया जहां धमाका होने के बाद लोगों को कैसे बचाया जाए इसकी ड्रिल की गई। इसके लिए बाकायदा वहां एक विस्फोट किया गया और फिर दमकल के लोग बिल्डिंग में लगी आग को बुझाते दिखाई दिए। इसके बाद एक जवान सीढ़ी की मदद से बिल्डिंग के अंदर घुसा और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल कर लाया। ताइवान ने दावा किया कि चीन उसके रिहायशी इलाकों को निशाने पर लेने से नहीं कतराएगा, इसीलिए ये तैयारी जरूरी है। 战争时可能面临的一些灾害里面，我们在这一次的明南8号演习啊。 इसके अलावा ताइवान को इस बात का भी डर है कि अगर जंग हुई तो चीन सबसे पहले उसके विमानों को निशाने पर लेगा, जिसके लिए उन लोगों ने ट्रेनिंग का एक नमूना प्लेन पर हुए हमले का भी दिखाया। इस ड्रिल में यात्रियों से भरा एक विमान दिखा जो हमले की वजह से 2 टुकड़ों में बंट गया। इसके बाद राहत और बचाव दल के लोगों ने उसमें मौजूद लोगों को एक एक कर पूरी सावधानी से बाहर निकाला। साथ ही जो चलने की हालत में नहीं थे उन्हें स्ट्रेचर की मदद से सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया। इधर थोक महंगाई दर जून में घट गई। थोक महंगाई दर जून में घटकर 15.18% हो गई, जबकि इससे पहले मई में ये 15.88% रही थी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पुलिस ने एक टैंकर से काफी नशीला पदार्थ बरामद किया। अहमदाबाद में बन रही एक इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई और 5 मजदूर घायल हो गए। इधर लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने पर घमासान छिड़ गया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। एक दिन पहले इस मॉल में कुछ लोग नमाज पढ़ते नजर आए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद कई हिंदू संगठनों ने मॉल में नमाज पढ़ने पर ऐतराज जताया। अखिल भारत हिंदू महासभा के कुछ कार्यकर्ता तो लखनऊ के लुलु मॉल में ही पहुंच गए। हालांकि वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया, जिस पर गुस्साए कार्यकर्ताओं ने मॉल के बाहर ही नारेबाजी शुरू कर दी। माता की जय! भारत माता की जय! इस संगठन से जुड़े लोगों ने बाद में पुलिस से इस मामले की शिकायत भी की। हिंदू महासभा के लोग कह रहे हैं कि अगर कोई नमाज अदा इस स्पॉट पे यहाँ पर कर सकता है तो वो हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही मॉल में सुंदरकांड का पाठ करने के लिए पुलिस से इजाजत मांगी। इस मुद्दे पर कई महंतों ने भी अपनी आपत्ति जताई। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने तो इसके पीछे बड़ी साजिश का आरोप लगा दिया और उन्होंने धमकी दी कि अगर पुलिस ने इस पर एक्शन नहीं लिया तो वो भी उस मॉल में पूजा करने पहुंच जाएंगे। अगर ऐसा चलता रहा तो हम वहां पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। मामले ने जब तूल पकड़ लिया तब मॉल प्रशासन की ओर से सफाई दी गई। किसी भी प्रकार की संगठित धार्मिक कार्य या प्रार्थना की यहाँ अनुमति नहीं दी जाती। वायरल वीडियो में दिखा कि कुछ लोग वहां उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे जब कई लोग शॉपिंग करने पहुंचे थे। उधर सावन में मीट की दुकानें बंद करवाने पर बरेली में हंगामा हो गया। आरोप है कि यूपी के बरेली में मीट की दुकानें बंद करवाने पहुंची नगर निगम की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस घटना के बाद हालात को काबू में करने के लिए वहां कई थानों की पुलिस को बुलाना पड़ा। इससे पहले सावन के महीने में बरेली नगर निगम ने कांवड़ यात्रियों के रूट पर पड़ने वाली मीट और शराब की दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया था। उधर रूसी सेना के ताबड़तोड़ मिसाइल और रॉकेट हमलों से यूक्रेन का विनिचा शहर दहल गया। यूक्रेन का आरोप है कि रूस के इन हमलों में 3 बच्चों समेत 20 लोगों की जान चली गई और 90 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रूस की सेना ने विनिचा शहर के अलग अलग हिस्सों में मिसाइल और रॉकेट से कई हमले किए। पुतिन की सेना के कहर बरपाने के बाद जो वीडियो सामने आया उसमें एक ऊंची इमारत आग की लपटों में घिरी नजर आई, जबकि कई दमकल कर्मी उस पर काबू पाने के लिए पानी की बौछार करते दिखाई दिए। लेकिन बिल्डिंग में धधक रही आग इतनी भीषण थी कि उसे कई घंटे बाद बुझाया जा सका। रूस के हमले इतने जोरदार थे कि बिल्डिंग के पास खड़ी कई गाड़ियों के परखचे उड़ गए। इतना ही नहीं, रॉकेट हमलों की जद में आई कुछ छोटी इमारतें भी आग की लपटों में घिरी नजर आईं, जबकि लकड़ी के बने कई घर पूरी तरह बर्बाद हो गए।
यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी सेना ने आम लोगों को टारगेट कर ये हमले किए। इस बीच रूस से उलझना लिथुआनिया को महंगा पड़ गया। यूरोपियन कमीशन के पास जब कलिनिनग्राड से जुड़ा विवाद पहुंचा तो जीत रूस की हुई। ये वही झगड़ा है जिसकी वजह से नेटो और रूस के बीच जंग तय दिखने लगी थी और रूस ने लिथुआनिया को गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दे दी थी। कलिनिनग्राड है तो रूस की जमीन, लेकिन उसकी सीमा रूस से नहीं लगती, बल्कि वो नेटो के सदस्य देशों से घिरा है। कलिनिनग्राड तक रूस जरूरत का सामान ट्रेन के जरिए भेजता रहा है, लेकिन ट्रेन का रूट लिथुआनिया से होकर गुजरता है। इसी रूट को लिथुआनिया ने रोक दिया था। लिथुआनिया अकेला रूस से नहीं उलझ रहा था, बल्कि वो तो नेटो का सदस्य है। सीधा मतलब यह था कि नेटो ने रूस को उकसाने की कोशिश की थी। जवाब देते हुए रूस ने भी कह दिया था कि इसका गंभीर नतीजा लिथुआनिया को भुगतना होगा। लेकिन लिथुआनिया सिर्फ नेटो का नहीं, बल्कि यूरोपियन यूनियन का भी सदस्य है, इसलिए मामला पहुंचा यूरोपियन कमीशन के सामने और यूरोपियन कमीशन ने फैसला रूस के हक में सुना दिया। कमीशन के आदेश में कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं। फैसला यह सुनाया गया कि रूस का ऐसा कोई भी सामान कलिनिनग्राड पहुंचने से रोका नहीं जा सकता जो नागरिकों की जरूरत का हो। हालांकि लिथुआनिया को यह अधिकार भी दिया गया कि वो ट्रेन को रुकवा कर उसमें रखे सामान की जांच कर सकता है। अब तक लिथुआनिया दावा करता रहा था कि यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों की वजह से रूस को रेल रूट इस्तेमाल करने से रोका जा रहा है, लेकिन नेटो का यह दांव यूरोपियन कमीशन में ही फेल हो गया और पुतिन का रास्ता एक बार फिर साफ हो गया। कलिनिनग्राड की पश्चिमी सीमा समुद्र से लगती है, उत्तर में लिथुआनिया है और दक्षिण में पोलैंड है। रूस से कोई भी सामान अगर कलिनिनग्राड तक पहुंचाना हो तो वो अब तक लिथुआनिया के रास्ते ही पहुंचाया जाता रहा है। लेकिन इतना तय है कि यूरोपियन कमीशन के फैसले के बाद रूस के लिए सेना के इस्तेमाल का कोई भी सामान कलिनिनग्राड पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। उधर मॉनसून सत्र से पहले असंसदीय शब्दों की लिस्ट में कई शब्द जोड़े गए। सरकार ने झूठ और शर्म समेत कई शब्दों को असंसदीय शब्दों की सूची में डाल दिया, जिस पर विपक्ष ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। हालांकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सफाई दी कि कोई शब्द बैन नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना ने 100 फीट ऊंचा तिरंगा लगाया। पीवी सिंधु और साइना नेहवाल अपने अपने मुकाबलों में जीत के साथ सिंगापुर ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। वहीं लखनऊ में अपनी ही मालकिन की हत्या करने वाले पिटबुल कुत्ते को नगर निगम की टीम अपने साथ ले गई। कुत्ते को नगर निगम की गाड़ी में ले जाए जाने का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया। पिटबुल नस्ल के कुत्तों को दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्तों में गिना जाता है, क्योंकि उनके हमलों में मौत की संभावना सबसे ज्यादा होती है। लखनऊ में कुत्ते के मालिक अमित पिटबुल कुत्ते को गोद में लेकर नगर निगम की गाड़ी तक पहुंचे। अमित ने अपने इस कुत्ते का नाम ब्राउनी रखा था। अमित तो ये तक बताते हैं कि ब्राउनी को नहलाने और खाना खिलाने का काम उनकी मां ही किया करती थी, लेकिन मंगलवार को ब्राउनी ने अपनी मालकिन पर ऐसा हमला किया कि उनकी जान चली गई। ट्यूसडे मॉर्निंग मुझे मेरे नॉलेज में चीज आई तो मैं सब छोड़ छाड़ के आया, तब तक देखा कि मदर के साथ ऐसे हो चुका था। नगर निगम की एक खास टीम अब इस कुत्ते के बर्ताव को 14 दिन तक देखेगी और ले आने का उद्देश्य है कि हम उसके बिहेवियर की स्टडी करेंगे कि क्यों इस तरीके का उसका जो है स्वभाव ऐसा उत्पन्न हुआ। हालांकि सूत्रों के मुताबिक अमित के पास ब्राउनी को रखने का लाइसेंस नहीं था, इसलिए नगर निगम की टीम अब अमित पर भी कार्रवाई करेगी। वहीं इस घटना के बाद एक बार फिर पिटबुल कुत्ते को पालने पर एक नई बहस शुरू हो गई, क्योंकि पहले ही पिटबुल कुत्तों की वजह से ऐसे हादसे हो चुके हैं जिनमें लोगों की जान गई हो, क्योंकि ये कुत्ता दुनिया का सबसे खतरनाक पालतू कुत्ता माना जाता है। जिन लोगों पर कुत्तों का हमला होता है उनमें मरने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा उन लोगों का होता है जिन पर पिटबुल ने हमला किया हो। हालांकि इस कुत्ते को पालने पर देश में कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन लोगों से बार बार ये अपील की गई है कि वो बेहद सावधानी बरतें, क्योंकि पिटबुल कुत्ता 2 खतरनाक कुत्तों की एक मिक्स ब्रीड है। इनमें एक है इंग्लिश बुलडॉग और दूसरा कुत्ता है इंग्लिश व्हाइट टेरियर। इसलिए पिटबुल में इन दोनों नस्लों का स्वभाव होता है। बुलडॉग तो एक ताकतवर शिकारी कुत्ता है ही, टेरियर में लोमड़ी जैसी चालाकी होती है, इसीलिए ये मिक्स ब्रीड बेहद खतरनाक मानी जाती है। वैसे तो बाकी कुत्तों की तरह ये घर के सदस्यों के साथ घुल मिल कर रहता है, लेकिन जिद्दी होना ऐसे कुत्तों की फितरत होती है। इसलिए एक बार अगर जिद पर उतर आए तो इनका काबू में आना मुश्किल हो जाता है। ये इतने गुस्सैल हो जाते हैं कि किसी की जान तक लेने से नहीं हिचकते। लखनऊ से पहले जयपुर में एक 7 साल की बच्ची पर एक पिटबुल कुत्ते ने ऐसा ही हमला किया था। ये 20 दिन पुरानी घटना है, जिसमें बच्ची की जान बच गई थी। हरियाणा के यमुनानगर में भी पिटबुल कुत्ता लोगों की जान ले चुका है। इसके अलावा पंजाब के जालंधर में भी ऐसी घटना हो चुकी है। हुआ है। हालत यह है कि मोहल्ले के कुछ लोग मिलकर पूरे मोहल्ले के लिए खाने का सामान लेकर पहुंच रहे हैं। इसके लिए भी लोगों को कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है, वो भी कई फीट पानी में डूबकर। गुजरात के नवसारी में लोगों को आस अब बादलों से राहत मिलने की ही है। मौसम विभाग की माने तो अभी तक खतरा टलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसमान में अभी भी काले बादल छाए हुए हैं।
बड़ी टेंशन ये है कि अभी कुछ दिन और मौसम गुजरात पर रहम करने के मूड में नहीं है, जबकि नुकसान अभी से काफी ज्यादा हो चुका है। गुजरात की कई नदियां इस वक्त उफान पर हैं, जिनकी वजह से रिहायशी इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। जिन जिलों पर बाढ़ की मार सबसे ज्यादा पड़ी है उनमें गिर सोमनाथ, डांग, नवसारी और वलसाड शामिल हैं। इन चारों जिलों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। सबसे अहम यह कि इन चारों जिलों में अभी से हालात बेकाबू दिख रहे हैं और बचाव में लगी टीमें मुसीबत में फंसे लोगों तक पहुंच भी नहीं पा रही हैं। हालांकि एनडीआरएफ की 18 और एसडीआरएफ की 21 टीमों को बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए तैनात किया जा चुका है। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक बाढ़ का असर राज्य से गुजरने वाले 3 नेशनल हाईवे, 51 स्टेट हाईवे और पंचायतों की 483 सड़कों पर हुआ। मतलब ये कि रास्ते भी पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। इसके अलावा संपत्ति को हुए नुकसान का तो अभी अनुमान भी लगाया नहीं गया है। सरकार ने फैसला लिया है कि बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि सरकार का दावा है कि हालात को काबू में करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। बाढ़ में फंसे लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए भी कोशिशें जारी हैं। नवसारी जिले में तो राहत और बचाव के काम में लगी टीमें नाव लेकर लोगों तक पहुंच रही हैं। वो रिंग रोड जहां पर आम दिनों में इन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी, वहां पर आज नौका विहार हो रहा है। छत और बालकनी पर टंगे लोग इन टीमों को देखते हुए नीचे चले आते हैं ताकि भूख प्यास से बेहाल लोगों को कुछ राहत मिल सके। 3 दिन से ये लोग अपने ही घरों में कैद हैं। कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी है, ना लाइट है, ना पानी है, ना कुछ नहीं है। डांग जिले में तो सरकारी दफ्तरों तक में पानी भर गया। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को कामकाज की फाइलें देखने से पहले झाड़ू और वाइपर संभालने पड़ गए। गिर सोमनाथ जिले की सड़कें भी गायब हैं। नदी का पानी वहां पूरे के पूरे शहर को अपनी चपेट में ले चुका है। इससे पहले राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के देश छोड़कर भागने के बाद श्रीलंका एक बार फिर सुलग उठा। 4 दिन पहले श्रीलंका की जनता ने जिस तरह अपना गुस्सा दिखाया था और राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया था, एक बार फिर वही हुआ और प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया। इन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास का गेट तक तोड़ डाला। राष्ट्रपति के देश छोड़कर भागने से भड़के लोग लोहे की बड़ी सी सीढ़ी लेकर आए और जितनी जोर से धक्का मार सकते थे उतनी जोर से उन्होंने उस पर धक्का मारा। दिवालिया हो चुकी लंका की जनता गुस्से से उबल रही है। उन पर ना आंसू गैस का असर हो रहा है, ना पुलिस की हवा में चलाई गोलियों का, क्योंकि इस बीच उद्धव ठाकरे को एक और झटका लगा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट को फिर बड़ा झटका लगा और अब ठाणे की मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सभी 18 पार्षद एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए। यूजीसी ने शिक्षण संस्थानों को एक खत लिखा और अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए जल्दबाजी नहीं करने की सलाह दी। खबर है कि सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा के नतीजे आने में देरी हो सकती है, लेकिन इससे पहले ही कई संस्थानों ने अपने यहां दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी में अप्रैल में हुई हिंसा के मामले पर अपनी चार्जशीट रोहिणी कोर्ट में दाखिल कर दी, जिसमें बताया गया कि अब तक इस केस में कुल 37 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कोलंबो में प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा करने का अंदाज भी कमोबेश 9 जुलाई जैसा ही था। लोग पीएम आवास में घुसे और देश का झंडा लेकर दीवारों पर चढ़ गए। इस बीच भीड़ को रोकने के लिए पुलिस और सुरक्षा बल भी सड़क पर दौड़ते दिखे। उन्होंने संसद भवन और पीएम आवास के बाहर सुरक्षा का घेरा बनाया था, लेकिन वो भीड़ को रोक नहीं पाए। गुस्साए लोगों ने न आंसू गैस के गोलों की परवाह की और न गोलियों की। भीड़ को देखकर लगा कि उसके सर पर खून सवार है, क्योंकि जिस गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे थे वो देश छोड़कर जा चुके थे। इन लोगों की यह भी मांग थी कि रनिल विक्रमसिंघे अपना पद छोड़ दें, लेकिन वो भी नहीं हुआ। उल्टा रनिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के कार्यकारी राष्ट्रपति बन गए और इस बात ने आग में घी डालने का काम किया। लोगों का पारा इतना चढ़ा कि वो उग्र हो गए। All people don't president. पहले ये लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब रनिल विक्रमसिंघे ने सड़कों पर पुलिस की फौज उतार दी तो प्रदर्शन करने वालों ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच वो बिना डरे पुलिस से भिड़ गए। आंसू गैस के धुएं और हवा में फायरिंग के बीच श्रीलंका की सड़कों पर देश को कंगाल करने वाली सरकार के खिलाफ यह हंगामा दिन भर चला। इन लोगों ने राष्ट्रपति भवन के बाद प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया,
जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने श्रीलंका के सरकारी टीवी चैनल पर भी कब्जा कर लिया। खबर आई कि उग्र भीड़ सरकारी न्यूज चैनल के दफ्तर में भी घुस गई और 2 प्रदर्शनकारी तो वहां के सरकारी न्यूज चैनल में घुस गए, जिनमें एक एंकर की जगह बैठ गया। यही नहीं, वो लाइव आकर बोलने भी लगा। हंगामे और बवाल के बीच श्रीलंका के सरकारी टीवी चैनल को बंद करना पड़ा। श्रीलंका सुलग रहा है, लोग गुस्से में हैं। राष्ट्रपति भाग गए और जिस पीएम से वो इस्तीफा मांग रहे थे वो कार्यकारी राष्ट्रपति बन गए। मतलब जनता जिन लोगों से छुटकारा चाहती है वो अब भी श्रीलंका में राज कर रहे हैं। रानिल विक्रमसिंघे ने हंगामा करने वालों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है और पश्चिमी श्रीलंका में कर्फ्यू लगा दिया गया है। यानी जनता के गुस्से को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। वहीं सारे बवाल के बीच श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के नाम सामने आने शुरू हो गए, जिनमें सबसे आगे है साजिद प्रेमदासा का नाम। श्रीलंका कंगाल हो चुका है, वहां लोगों के पास न नौकरी है न पेट भरने के लिए खाना है, जिसके लिए श्रीलंका के लोग राजपक्षे परिवार को जिम्मेदार ठहराते हैं। वही राजपक्षे परिवार जो 2005 के बाद से अब तक ज्यादातर समय लंका की सत्ता में रहा और जिस पर श्रीलंका की लुटिया डुबोने का आरोप लग रहा है। लेकिन श्रीलंका में जन आंदोलन के बाद राजपक्षे परिवार का बोरिया बिस्तर समेटा जा चुका है। गोटाबाया राजपक्षे भगोड़े बन गए और विक्रम रानिलसिंघे कुछ दिन के लिए कुर्सी पर हैं, क्योंकि श्रीलंका में 20 जुलाई को उधर मॉनसून सत्र की रणनीति पर कांग्रेस ने बैठक की। संसद के मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली में अपने आवास पर एक बैठक की, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और पी चिदम्बरम समेत कई नेता शामिल रहे। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक पुलिसकर्मी ने बहादुरी दिखाई और गंगा नदी में डूब रहे आदमी की जान बचा ली। शूटिंग विश्व कप के 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में भारतीय टीम ने भी गोल्ड मेडल जीत लिया। अक्षय की पार्टी श्रीलंका परुजना पेरुमना के साथ 110 से ज्यादा सांसद होने का दावा किया जा रहा है। वैसे श्रीलंका के संविधान के हिसाब से जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो पीएम ही कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं और यह व्यवस्था तब तक रहती है जब तक सांसद किसी दूसरे को राष्ट्रपति पद के लिए नहीं चुन लेते। लेकिन अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों इस्तीफा दे दें तो स्पीकर को 30 दिन के लिए कार्यकारी राष्ट्रपति बनना पड़ता है, लेकिन इन 30 दिनों में चुनाव करवाना जरूरी होता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका में यह नौबत नहीं आएगी, क्योंकि 20 जुलाई को सांसद राष्ट्रपति का चुनाव कर लेंगे। माना जा रहा है कि श्रीलंका में इस समय जो तनावपूर्ण माहौल है उसमें साजिद प्रेमदासा की राह कठिन नहीं होगी। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि राजपक्षे परिवार पर्दे के पीछे से सत्ता में रहना चाहेगा, जिसके लिए वो अपना उम्मीदवार मैदान में उतार सकता है। वैसे अब तक उससे जुड़ा कोई नाम सामने नहीं आया है, क्योंकि देश छोड़कर भागने वाले गोटाबाया राजपक्षे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। खबर आई थी कि वो कुछ लोगों के साथ देर रात मालदीव पहुंचे थे, लेकिन वहां उनका जबरदस्त विरोध हुआ, जिसके बाद पता चला कि वो मालदीव से सिंगापुर रवाना होने वाले हैं। यानी श्रीलंका पर राज करने वाला राजपक्षे परिवार अब देश देश घूमकर आशियाना तलाश रहा है। इससे पहले खबर आई कि गोटाबाया कुछ लोगों के साथ मालदीव इसलिए गए क्योंकि वहां के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा स्पीकर मोहम्मद नशीद से उनके करीबी रिश्ते हैं और इसी वजह से गोटाबाया मालदीव गए। लेकिन खबर है कि विरोध के बाद वो वहां नहीं रह पाएंगे। खबर है कि गोटाबाया साउथ एशिया के किसी देश में पनाह लेंगे, लेकिन ये अब तक पक्का नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है कि श्रीलंका को हिंसा की आग में झुलसता छोड़कर भागने वाले गोटाबाया को कोई देश अपने यहां एंट्री नहीं देना चाहता, क्योंकि पता चला है कि अमेरिका ने गोटाबाया को वीजा नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने मालदीव में पनाह ली। लेकिन वहां भी एंट्री के लिए उन्हें अपने दोस्त मोहम्मद नशीद से सिफारिश करवानी पड़ी और इसीलिए कहा जा रहा है कि गोटाबाया फिलहाल अपने लिए सुरक्षित आशियाना ढूंढ रहे हैं और श्रीलंका में हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। यानी राजपक्षे की पार्टी फिलहाल साजिद प्रेमदासा का रास्ता रोकने के मूड में नहीं है, जिसका मतलब यह हुआ कि श्रीलंका की सत्ता का कांटों भरा ताज साजिद प्रेमदासा के सर सज सकता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक दिन पहले पुलिस टीम पर हुए आतंकी हमले का एक वीडियो सामने आया। हैरानी की बात यह कि हमले का यह वीडियो खुद आतंकियों की तरफ से ही जारी किया गया और उस वीडियो में आतंकी लाल बाजार इलाके में तैनात पुलिस वालों पर पिस्तौल से ताबड़तोड़ गोलियां चलाते दिखाई दी। हमले का जो वीडियो जारी किया गया उसमें एक आतंकी हाथ में पिस्तौल लेकर तेजी से आगे बढ़ता दिखा। जैसे वो पुलिस की एक गाड़ी के पास पहुंचा, उसने उस पर एक के बाद एक कई गोलियां दाग दी। गाड़ी पर फायरिंग करने के बाद वो आतंकी वहां से आगे बढ़ा।
तभी उसे पुलिस का एक जवान दिखाई दिया, जिस पर उसने बिना देर किए गोलियों की बौछार कर दी। इस दौरान वहां दूसरी तरफ से भी गोलियों के चलने की आवाजें आती रहीं। मतलब ये कि आतंकियों के इस हमले के बाद पुलिस के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया था। पुलिस की तरफ से भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जिसके बाद आतंकी वहां से भाग निकले। बाद में इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली, जिसने कुछ घंटों के बाद ही हमले का वीडियो भी जारी कर दिया। पुलिस पर हुए इस हमले के वीडियो को देखकर ऐसा लगा जैसे आतंकियों ने इसे बॉडी कैमरे यानी शरीर पर लगाने वाले कैमरे से शूट किया है। वहीं आतंकियों के इस हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई मुश्ताक अहमद समेत 3 लोग गोली लगने से बुरी तरह घायल हो गए। आनन फानन में सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां एएसआई मुश्ताक अहमद ने दम तोड़ दिया। इस हमले के फौरन बाद सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। बिना देर किए आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। आतंकी बचकर निकल न जाएं, इसे देखते हुए चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती कर दी गई, ताकि पुलिस के जवानों पर हमला करने वाले आतंकियों। उधर हेमंत सोरेन की पार्टी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी। हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया, जबकि जेएमएम झारखंड में कांग्रेस